अध्याय 161 क्रिटिकल स्ट्राइक। कीमिया शतरंज खेलने जैसा है। जब त्याग करने का समय आता है तो आपको त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह वही था जो आदि लौकी ने अर्जुन से कहा था। यह वाक्य गोली शोधन तकनीकों के साथ साथ मार्शल आर्ट पर भी लागू होता था। अर्जुन को अपने हाथ में मौजूद विशाल कृपाण का मतलब पता था। यह कृपाण अपने आप में अजेय प्रगति और पीछे हटने का कोई रास्ता न होने का प्रतीक था। तलवार में दो ब्लेड होते हैं। यह हमला कर सकती है, पीछे हट सकती है, बचाव कर सकती है, टाल सकती है और अलग हो सकती है। हालांकि कृपाण में सिर्फ एक ही ब्लेड था। उसमें इतनी चमक नहीं थी, सिर्फ एक शब्द था, आक्रमण। पीछे हटने का कोई रास्ता न छोड़ते हुए वह आगे की ओर बढ़ा। वह मौत के डर के बिना आगे बढ़ा। ली हाई की साइड से टक्कर हो गई। इस समय अर्जुन ने बस पलटकर देखा था और उसके पास बचने का समय नहीं था। ली हाई ने उसे नीचे गिरा दिया। अर्जुन को टक्कर के कारण अपने शरीर का केवल आधा हिस्सा ही सुन्न महसूस हुआ तथा एक ही सांस में उसका बायां शरीर पूरी तरह से अचेत हो गया। हालांकि अर्जुन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब वह क्षैतिज रूप से उड़ रहा था तो उसने वास्तव में लियू फेंग की ओर एक विशाल कृपाण फेंका। विशाल कृपाण युआन क्यूई और बिजली से ढका हुआ था, जो बिजली की पूंछ के एक कतरे को लियू फेंग की ओर खींच रहा था। जैसे ही अर्जुन आधी दूरी तक उड़ गया, उसका दाहिना पैर अचानक जमीन पर छू गया और वह लियू फेंग की ओर दौड़ पड़ा। ली हाई ने अपने शरीर को घुमाया और तुरंत क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा, जिससे विशाल ढाल उन दोनों के बीच में आ गई। जिस क्षण अर्जुन ने विशालकाय कृपाण को पकड़ा, उसने कृपाण की मूठ को अपने हाथ में पकड़ा और विशालकाय कृपाण को जमीन में घोंप दिया। मौके पर एक नीला ड्रैगन समुद्र में निकल गया। इस आक्रमण के साथ ही ड्रैगन की एक हल्की दहाड़ भी आई, जो ली हाई की ड्रैगन की दहाड़ से अनगिनत गुना अधिक जोरदार थी। धमाका! अर्जुन ने तुरंत ली है को दूर धकेल दिया और जमीन से विशाल कृपाण खींच लिया। उसने कृपाण की मूठ को लियू फेंग की नाक पर मारा, जिससे लियू फेंग के मुंह से खून निकलने लगा और वह बुरी तरह चीखते हुए पीछे हट गया। अर्जुन की कृपाण घूम गई और उसने लियू फेंग के कंधे को अपने पिछले हिस्से से काट दिया, जिससे लियू फेंग के घुटने जमीन पर गिर गए। इस बार घुटने टेकना इतना शक्तिशाली था कि सिर की त्वचा सुन्न हो गई। लियू फेंग ने जमीन पर घुटने टेके और दो दरारे के साथ जमीन पर जोर से घुटने टेके। उसी समय घुटने की हड्डी से कान को चीरने वाली और अप्रिय ध्वनि निकली। के लियू फेंग का गला लगातार खिलखिला रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे इसे पीछे की ओर डाल रहा था। पेंग! एक विशाल ढाल अर्जुन की पीठ पर आकर अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि शक्तिशाली प्रभाव के कारण अर्जुन की छाती जमीन पर आगे की ओर धंस गई। ली हाई ने ऊंची छलांग लगाई और आसमान से एक बड़ी ढाल उतरी। वह अर्जुन के पेट में जा घुसी और उसके अंदरूनी अंगों को चकनाचूर कर दिया। यह दृश्य देखकर वरिष्ठ छात्रों के माथे पर गहरी चोट आ गई। एक वरिष्ठ भाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तब ली है वास्तव में बेशर्म है। अर्जुन का उसे 2 बार मारने और हान यू और लियू फेंग को जीवित रहने देने का इरादा नहीं था। हालांकि उसके बैंक्स वास्तव में इस हद तक बेशर्म हैं। वे स्पष्ट रूप से अर्जुन की तुलना में 2 छोटे दायरे ऊपर हैं। क्या वे अब अर्जुन को मारने की योजना बना रहे हैं? भाड़ में जाओ, बेशर्म! अर्जुन दयालु है, लेकिन तुम बहुत क्रूर हो, प्रथम श्रेणी के अकादमी के छात्रों ने जोर से गालियां दी। हाँ, सेकंड ग्रेड अकादमी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वे सिर्फ कमीनों का एक समूह हैं जो हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रथम श्रेणी के अकादमी के छात्रों के शापों का सामना करते हुए द्वितीय श्रेणी के अकादमी के छात्र इस समय उनका खंडन करने में असमर्थ थे और उनके चेहरे राख जैसे थे। उस चू यान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ली है, यह कमीना वास्तव में शर्मनाक है। हालांकि किसी को भी युद्ध के मैदान पर नियंत्रण करने का अधिकार नहीं था। ली हाई का घातक प्रहार पहले ही हो चुका था। जब हर कोई अर्जुन के भाग्य के बारे में चिंतित था, तो जमीन पर पड़ी हुई आकृति, जो अभी भी पहुंच रही थी, अचानक एक फुसफुसाहट के साथ गायब हो गई। धमाका! भयानक विशालकाय ढाल जमीन पर गिर पड़ी, जिससे पूरा क्षेत्र हिंसक रूप से उछल पड़ा।
सभी ने जल्दी से अपना सिर घुमाया। अर्जुन किसी अज्ञात समय पर बाईं ओर प्रकट हुआ था और पहले से ही अपने हाथ में कृपाण लेकर लिहाई की ओर दौड़ रहा था। इतनी तेजी से? यह किस तरह की आंदोलन तकनीक है? फेंग झाओ की आंखें बड़ी हो गईं और उसने उत्सुकता से पूछा। मुरोंग वांकिंग और अन्य लोग भी दंग रह गए। खास तौर पर मुरोंग वांकिंग ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। अर्जुन को इस लड़ाई में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसे बहुत सारे ट्रम्प कार्ड खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन प्रथम श्रेणी के कॉलेज की गरिमा के लिए यह इसके लायक है। इस समय मुरोंग वांकिंग ने अपने दिल में अर्जुन की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। यह आदमी जिसने अपने दोस्त की खातिर अपना तुरुप का पत्ता उजागर किया, काफी घमंडी था। तुम कहाँ भाग रहे हो? लिहाई पहले से ही बेशर्म था। वह जानता था कि उसका अपमान जरूर होगा, लेकिन उसे अब कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अर्जुन के खिलाफ जीतना चाहता था। यदि कोई व्यक्ति अपनी गरिमा भी त्याग दे तो वह बहुत कष्टकारी हो जाता है। अर्जुन ने आगे बढ़कर ओरिजिन कास्टिंग शील्ड पर भारी हमला किया। भिनभिनाने की आवाज के साथ अर्जुन 3 या 4 कदम पीछे उछल गया। तानाशाह बिजली शरीर की भयानक शक्ति ने लिहाई को 30 फीट पीछे उड़ा दिया। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और फिर से हमला कर दिया। लिहाई ने अपनी मुद्रा ठीक की और अर्जुन की ओर दौड़ना जारी रखा। धमाका! एक और कृपाण नीचे गिरा और लिहाई को फिर से पीछे धकेल दिया गया, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। एक बार जब उसका शरीर रुक गया तो वह तेजी से बेतहाशा भागा। तुम मेरी ओरिजिन कास्टिंग शील्ड को नहीं तोड़ सकते। ओरिजिन कास्टिंग शील्ड वांग जिंगयून की ब्लैक टॉर्टोइस शील्ड से बहुत अलग थी। ओरिजिन कास्टिंग शील्ड सीधे सीधे टकराने के बजाय प्रभाव बल को स्वचालित रूप से अवशोषित कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, ओरिजिन कास्टिंग शील्ड अधिकांश अत्याचारी हमलों की स्वाभाविक प्रतिद्वंद्वी थी। हालांकि अर्जुन इतना गुस्से में था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने पहले ही बरसर्क ड्रैगन बैटल टाइड का इस्तेमाल कर लिया था। ओरिजिन कास्टिंग शील्ड पर प्रहार करने वाला प्रत्येक ब्लेड बहुत अधिक शक्तिशाली था। जब लिहाई को 3 या 4 बार मारा गया और वह फिर से पीछे हट गया तो उसके हाथ पहले से ही कांप रहे थे और वह चुपके से चौंक गया था। यह किस तरह की भूत शक्ति थी? जब 5वां, 6ठा और 7वां चौप गिरा तो लिहाई की दोनों भुजाएं सुन्न होने लगीं। वह विशाल ढाल को पकड़ने में लगभग असमर्थ हो गया। यदि आप लिहाई की ढाल को तोड़ना चाहते हैं तो आपको लिहाई की तुलना में बहुत अधिक ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता है, शेन लिनहाई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अर्जुन ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसने 8वां, 9वां और 10वां वार जारी रखा। लिहाई की भुजाओं की हड्डियां टूटने लगीं। युआन कास्टिंग शील्ड ने अर्जुन के सीधे हमले को पूरी तरह से रोक दिया। कोई कल्पना कर सकता था कि अर्जुन स्लैश कितना शक्तिशाली था। इस समय तानाशाह बॉडी थंडर बॉडी पहले ही अपने चौथे सेकंड में पहुंच चुकी थी और अपनी प्रभावशीलता खोने वाली थी। लिहाई भी मैदान के किनारे पर पीछे हट गया और उतरने ही वाला था। उसी समय अर्जुन ऊंची छलांग लगाई। उसके हाथों में तलवार की मूठ थी और वह शान से आसमान से नीचे उतरा। उस समय सूरज की रोशनी की एक किरण चमकी जिसने अर्जुन के पूरे शरीर को ढक लिया। सूरज की रोशनी बुझ गई और वह पूरी तरह से बदल गया। चमकदार सूरज की रोशनी ने पूरे क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिससे अचंभित और स्तब्ध चेहरे चमक उठे। आह 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 आह! लिहाई ने उन्मत्त होकर चिल्लाया और लागत की परवाह किए बिना अपने सभी युआन क्यूई के साथ ओरिजिन कास्टिंग शील्ड को भर दिया। हालांकि अर्जुन की कृपाण पहले ही आ चुकी थी। यहां मैं घुटने टेको। धमाका! चाकू गिरा। आसमान को हिला देने वाला विस्फोट। विशाल और मजबूत अखाड़ा वास्तव में टुकड़ों में बिखर गया तथा 5 विशाल पत्थरों में बदल गया जो सभी दिशाओं में उड़ गए। रक्षात्मक शक्ति लिहाई जितनी ही मजबूत थी, उसे भी इस हद तक मारा गया कि उसका घोड़ा उल्टा हो गया। विशाल ढाल की रक्षात्मक शक्ति तुरंत नष्ट हो गई। एक बड़ी ढाल घूमी और तिरछी होकर उड़ी, निर्दयतापूर्वक मार्शल आर्ट एक्सरसाइज हॉल की दीवार में धंस गई। लिहाई ने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपना सिर ऊपर उठा लिया। धरती को हिला देने वाले प्रभाव से उसकी आंखें, कान, मुंह और नाक सब खून से लथपथ थे।
ली हाई आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था। खून की नदियां बहने लगी थीं और उसके दांत भी 7-8 टुकड़ों में टूट गए थे। अर्जुन ने तुरंत अपनी सूर्यदेव तकनीक और तानाशाह शरीर बिजली शरीर वापस ले लिया। वह अपने कृपाण हाथ में लेकर आगे बढ़ा और ली है के सिर पर पैर रख दिया। जब ली हाई का सिर जमीन पर जोर से टिका तो वह घुटनों के बल झुकने और प्रणाम करने की मुद्रा में आ गया। अर्जुन का पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था, मानो वह नरक से निकलकर आया कोई युद्ध देवता हो। उसकी रक्तरंजित आंखें दृश्य पर घूम गईं और एक एक शब्द कहने लगीं, फिर भी वहां कौन है। अध्याय 162 उत्तर की ओर यात्रा। पा 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 पा। शांत मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल में पहले तालियों की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उच्च स्तरीय अकादमी के वरिष्ठ छात्र दूसरी मंजिल पर खड़े थे। अच्छा काम किया, अर्जुन। तीसरी कक्षा के एक कॉलेज के सीनियर ने अर्जुन को अपने दिल की गहराइयों से अंगूठा दिखाया। एक अन्य वरिष्ठ ने अपने कान खोदते हुए आलस्य से कहा, छोटे बच्चों का यह नया समूह अद्भुत है। हाँ, एक अन्य व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया, हमारे हाओरन संप्रदाय के 23वीं पीढ़ी के शिष्यों में वे वास्तव में छिपे हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन हैं। शायद वे पिछली 10 पीढ़ियों में लोगों का सबसे मजबूत समूह होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से तालियां बजाते हुए सीनियर ने अपना सिर हिलाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे दर्जे के कॉलेज के 3 सीनियर्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। कुछ देर के सदमे के बाद प्रथम श्रेणी के अकादमी के छात्र एक एक करके पागल हो गए। अर्जुन, अर्जुन। प्रथम श्रेणी के अकादमी के छात्र जयकारे लगाने लगे। जोर से सांस लो। उसे खुद पर बहुत गर्व था। हे, मुरोंग वांकिंग ने राहत की सांस ली और हल्के से मुस्कुराया, यह ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यह फर्स्ट ग्रेड अकादमी के लिए शर्मनाक है। मैं बहुत तनाव में हूं। फेंग झाओकी ने अपना सिर हिलाया, यह अर्जुन वास्तव में बहुत कठोर है। इसे चबाना बहुत मुश्किल है। अर्जुन, यह एक स्प्रिंग रिस्टोरेशन पिल है। तुम्हें इसे जल्दी से खा लेना चाहिए। जियांग यू अखाड़े के खंडहरों पर कूद गया और जल्दी से अर्जुन को टियर 2 रिजुवेनेशन पिल थमा दी। अर्जुन, मैं आपको चुनौती देता हूं। जब प्रथम श्रेणी अकादमी के छात्र खुशी मना रहे थे, तो द्वितीय श्रेणी अकादमी के 2 मार्शल कलाकार वहां से निकले। ली हाई और बाकी लोग सेकंड ग्रेड अकादमी के क्लास बी क्लास 10 से थे, लेकिन ये दोनों सेकंड ग्रेड अकादमी के क्लास ए क्लास 5 से थे। इसके अलावा वे दोनों विशेषज्ञ थे जो मूल रिटर्न दायरे के चौथे स्तर में आधा पैर रखते थे। मरे हुए सुअर उबलते पानी से नहीं डरते। पहली कक्षा की अकादमी में धमाका हो गया। किसी ने गुस्से में डांटा, तो दूसरी कक्षा की अकादमी के लोग इतने बेशर्म हैं। अर्जुन ने अभी अभी एक महान युद्ध का अनुभव किया है, फिर भी आप लोग उसे फिर से चुनौती दे रहे हैं। यह सही है। इसके अलावा वे दोनों मिलकर अर्जुन को चुनौती देने जा रहे हैं। जल्दी करो और घर जाओ। अर्जुन उनमें से 3 से लड़ने जा रहा है क्योंकि उसमें हिम्मत है। तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की पहल कर रहे हो। तुम बेशर्मी को गौरव की बात समझ रहे हो। तुम सच में बेशर्म हो। चुप रहो। दोनों मार्शल कलाकार क्रोधित हो गए और चिल्लाए, क्या तुम्हारी पहली कक्षा की अकादमी के छोटे बच्चे घमंडी नहीं हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि वे स्वर्ग के नीचे अजेय हैं? चलो, तो फिर अर्जुन 1 के खिलाफ 3 खेल सकता है। बेशक, वह 1 के खिलाफ 2 भी खेल सकता है। वह लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करेगा? अर्जुन ने कायाकल्प की गोली निगलने के बाद उसने द्वितीय श्रेणी अकादमी के अन्य 2 मार्शल कलाकारों की आवाजें सुनी और जियांग यू को धक्का देकर दूर कर दिया। इसी समय अचानक ऊपर आसमान से हंसी की आवाज आई। स्कत स्कत स्का। दर्जनों उच्च स्तरीय छात्र आकाश से नीचे कूद पड़े और अर्जुन के पास उतरे। 3rd ग्रेड एकेडमी के छात्रों में से एक ने सेकंड ग्रेड एकेडमी से कहा, आप लोग वास्तव में कुत्ते की खाल के प्लास्टर हैं। यह अंतहीन है। क्या मैच हारना शर्मनाक नहीं है? तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम अर्जुन को चुनौती देने की हिम्मत करते हो, तो हम तुम्हें चुनौती देंगे। यह कहते ही सेकंड ग्रेड एकेडमी के 2 छात्र तुरंत सदमे से पीले पड़ गए।
उनमें से एक ने गुस्से में कहा, हम अर्जुन को चुनौती देते हैं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या तुम्हारी हायर एकेडमी के लोग अब भी दूसरों को धमकाना चाहते हैं? क्या आप दूसरे दर्जे के कॉलेज को पहले दर्जे के कॉलेज को चुनौती नहीं दे रहे हैं? क्या आप ऐसे शब्द कहने के योग्य हैं? तीसरे दर्जे के कॉलेज का सीनियर तुरंत हंस पड़ा। दोनों छात्र तुरंत शर्मा गए, अजीब तरह से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। वे चिल्लाते रहे, यह अर्जुन के खिलाफ हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है। तुम अर्जुन से कौन हो? तुम्हें क्यों दखल देना चाहिए? हमारा अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम क्या करने जा रहे हो? तीसरी कक्षा के कॉलेज के एक सीनियर ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक तेज आवाज निकली, जिससे दोनों अकादमियों में बैठे लगभग 6000 लोग कुल मिलाकर 50 फीट पीछे हट गए। इस कदम से सभी छात्र स्तब्ध रह गए। उनके एक झटके से 6000 छात्र पीछे धकेल दिए गए। हालांकि सेकंड ग्रेड एकेडमी के केवल 2 छात्र ही पीछे रह गए। तीसरी कक्षा के अकादमी के वरिष्ठ ने 2 दूसरी कक्षा के छात्रों को घूरते हुए कहा, आओ आओ, अगर तुमने आज अर्जुन का एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो तुम मुझसे अखाड़े में मिल सकते हो। क्या तुम कम या ज्यादा लड़ना नहीं चाहते? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम में से 20 लोगों को चुनो और एक साथ लड़ो। मैं तुमसे एक एक करके लड़ूंगा। ये शब्द बोलते ही द्वितीय श्रेणी अकादमी के लोग इस हद तक डर गए कि वे डरे हुए कुत्ते बन गए। विशेष रूप से दूसरी कक्षा के 2 छात्रों ने महसूस किया कि तीसरी कक्षा के उनके वरिष्ठ छात्र नाराज हो गए हैं और उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हम अब और नहीं लड़ेंगे। हम हार मान लेंगे। हा 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 हा, तुम बकवास करते हो। अगर तुम में अर्जुन की हिम्मत का 10वां हिस्सा भी है तो मैं तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करूंगा। भाग जाओ, तीसरी कक्षा का छात्र जोर से हंसा। अजीब बात है। सबने कहा कि बुजुर्ग अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी आमतौर पर अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे अपने बेटे के साथ बहुत सख्त थे। परिणामस्वरूप संप्रदाय में यह स्थिति आमतौर पर एक जैसी थी। थर्ड ग्रेड अकादमी के लोग द्वितीय श्रेणी अकादमी को नीची नजर से देखते थे, लेकिन वे प्रथम श्रेणी अकादमी के कनिष्ठ भाइयों के प्रति बहुत विचारशील थे। वरिष्ठों को उनके नेक कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन ने तीसरी और चौथी कक्षा की अकादमियों के वरिष्ठों को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया। उन लोगों ने हाथ हिलाया और तीसरी कक्षा के छात्र ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। अच्छा लड़का, उसकी हड्डियों में निर्दयता है। मुझे यह पसंद है। तुम वही व्यक्ति हो जिसे बूढ़ा जियांग वापस लाया था। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जब मैंने तुम्हें आज देखा तो बूढ़ा जियांग वास्तव में बहुत समझदार था। ओल्ड जियांग स्वाभाविक रूप से जियांग यूनफान का जिक्र कर रहे थे। यह सुनकर अर्जुन को पता चला कि वरिष्ठ भाई यूनफान एक स्वर्ग मूल क्षेत्र विशेषज्ञ थे। अकादमी के ग्रेड के अनुसार यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि अधिकांश प्रथम श्रेणी की अकादमियां जियांटियन 9वीं स्तरीय गुयुआन तीसरी स्तरीय मार्शल कलाकार थीं। द्वितीय श्रेणी की अकादमी मूल रिटर्न का दूसरा स्तर है, मूल रिटर्न का 5वां स्तर। तीसरा स्तर मूल रिटर्निंग के 5वें स्तर से मेल खाता है। स्वर्ग मूल का पहला स्तर टियर 4 तियान्युआन पहली परत है, तियान्युआन 5वीं परत, टियर 5 तियान्युआन टियर 5 हेवनस्क्रायर टियर 1 है। जहां तक उच्चतम ग्रेड 6 अकादमी का सवाल है, यह हेवनस्क्रायर का पहला स्तर था, हेवनस्क्रायर का 9वां स्तर था। बेशक यह केवल एक मोटा औसत था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में खुद मार्शल आर्ट की उपलब्धियों के अनुसार ग्रेड अकादमी के छात्रों के क्षेत्र में ऊपर से नीचे तक छोटे विचलन होंगे। ठीक है, आज तुम्हारा अर्जुन का समय है। मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं। वरिष्ठों का एक समूह हंसते हुए मार्शल आर्ट अभ्यास हॉल से बाहर चला गया। इस बार तुम सचमुच हमारी प्रथम श्रेणी अकादमी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हो। जियांग यू मुस्कुराया और पास चला गया। वह बस भाग्यशाली है, मुरोंग वांकिंग ने उदासीनता से कहा। अगर मुझे आज लड़ना होता तो मैं निश्चित रूप से अर्जुन से बेहतर प्रदर्शन करता। अर्जुन को इस बात की परवाह नहीं थी कि मुरोंग वांकिंग क्या सोचते हैं, न ही उसे उन प्रभावशाली व्यक्तियों के बेवकूफ नामों की परवाह थी।
हालांकि कभी कभी जब कोई व्यक्ति किसी हताश स्थिति में मजबूर हो जाता है तो वह केवल अपने हथियार उठाकर वापस लड़ सकता है। इसके अलावा अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो जब तक विरोध करता तब तक वह अधिकतम सीमा तक विरोध करता। अर्जुन की चोटें हल्की नहीं थीं, लेकिन जानलेवा भी नहीं थीं। हालांकि वह सभी से घिरा हुआ था, फिर भी वह चुपचाप भागने का मौका तलाश रहा था। सबसे पहले उन्होंने झाहुआ पीक में ली जियान से मुलाकात की। अर्जुन के दिल में वह हमेशा ली जियान के लिए दोषी महसूस करता था, क्योंकि ली जियान को उसके कारण 2 दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा था। अर्जुन, आपकी चोट। ली जियान ने माफी मांगी। क्या आपको यह इसलिए लगी क्योंकि आप मुझसे फिर से बदला लेना चाहते थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ली जियान, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ, लेकिन तुमने मुझसे माफी मांगी। ली जियान ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में इस बार आपको दोष नहीं दे सकता। मैं बहुत ज्यादा आवेगी था। मैं उनके द्वारा उकसाया गया था और निमंत्रण स्वीकार करने का साहस किया। अर्जुन ने ली जियान के कंधे पर थपथपाया और कहा, अगली बार इतना लापरवाह मत बनो। तुम झाहुआ पीक के शिष्य हो, इसलिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा मत करो। अगर भविष्य में कोई भी आपके लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करे तो उसे अनदेखा कर दीजिए। मेरे वापस आने का इंतजार कीजिए। क्या तुम जा रहे हो? ली जियान जल्दी से उठकर बैठ गया। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इस बार संप्रदाय में काफी हंगामा मचा दिया है। मुझे डर है कि मैं शांति से नहीं रह पाऊंगी। इसलिए मैं आज रात उत्तरी सीमा के लिए रवाना होने की योजना बना रही हूं। अपना ख्याल रखना और इस समय के दौरान कीमिया सीखने के लिए कड़ी मेहनत करना। याद रखें, हम यहां ताकत और क्रूरता के लिए लड़ने नहीं आए हैं, हम यहां मार्शल आर्ट कौशल सीखने आए हैं। बेवकूफ बच्चे, जब मैं वापस आऊं तो हम दोनों साथ में शराब पिएंगे। अर्जुन ने झाहुआ पीक को छोड़ दिया और अपने मालिक को विदा देने के लिए सन पीक वापस चला गया। उसने रात भर के लिए एक ग्रिफिन किराए पर लिया और रात का फायदा उठाते हुए अपने पंख फैलाकर उत्तर की ओर उड़ गया। रात के आसमान के नीचे अर्जुन ने अपने हाथ में 2 मिशन स्क्रॉल देखे। ये 2 मिशन क्रेडिट हॉल से उसके जाने से पहले प्राप्त हुए थे। अर्जुन को विशेष अस्पताल में आगामी प्रवेश परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार रहना था। अध्याय 163 100 जानवरों का शहर। अर्जुन ने दोनों मिशन स्क्रॉल पलटे। दोनों मिशन द्वितीय श्रेणी के विशेष उद्देश्य वाले मिशन थे और प्रत्येक का इनाम 100 क्रेडिट था। चूंकि अर्जुन अभी भी केवल हॉक पैलेस खोज को पूरा करने में सक्षम था, इसलिए वह केवल दूसरे स्तर की विशेष खोज को ही पूरा कर सका। जहां तक रैंक 3 मिशनों का सवाल है, उन्हें रैंक 3 अकादमियों में पदोन्नत किया जाना चाहिए तथा टाइगर रैंकिंग में प्रवेश दिया जाना चाहिए। हालांकि अर्जुन को अभी जिन संसाधनों की जरूरत थी, उनका सामान्य मूल्य बहुत ज्यादा नहीं था। अगर वह एक बार में 100 क्रेडिट जमा कर पाता तो वह ऐसा कर पाता। ये 2 मिशन थे। मिशन सामग्री 100 बीस्ट क्लिफ, 7वें लेवल के ओरिजिन रिटर्निंग फायर पाइथन से एक अंडा चुराए। समय सीमा 1 महीना। मिशन की शुरुआत से समय की गणना करें। इनाम 100 क्रेडिट। मिशन उजाड़ दलदल। उजाड़ दलदल में फंसे घुड़सवार सेना संप्रदाय के शिष्यों को बचाए। कोई समय सीमा नहीं, 100 क्रेडिट का इनाम। सौभाग्य से मैंने केवल धधकते अग्नि अजगर के अंडे चुराए, मुझे धधकते अग्नि अजगर को मारने नहीं दिया, अर्जुन ने खुद से कहा। वह 7वें स्तर का मूल रिटर्निंग अग्नि अजगर कैसे मजाक कर सकता है? अगर वह उससे लड़ता तो वह निश्चित रूप से बिना बचने के मौके के मर जाता। जहां तक आदिम दलदल में खोज का सवाल है, अर्जुन ने जानबूझकर उसका अनुसरण किया। सबसे पहले पृथ्वी उजाड़ जंगल वहां था। दूसरे, घुड़सवार संप्रदाय के एल्डर यू ने उसकी देखभाल की थी। इस बार इसे एल्डर यू द्वारा उसकी देखभाल करने के लिए भुगतान के रूप में माना जा सकता है। बेइजियांग 100 बीस्ट क्लिफ हाउटियन साम्राज्य के उत्तर में स्थित था। यह डोंगहाई प्रांत के साथ 2 प्रांतों में फैला हुआ था, जिसकी कुल दूरी 2 लाख लीटर थी। उत्तरी वाइल्डरनेस दलदल उत्तरी जिंजियांग के उत्तर पश्चिम में 100 बीस्ट क्लिफ से 50,000 किलोमीटर दूर स्थित था। ग्रिफिन की गति से यह लगभग 25 दिनों में 100 बीस्ट क्लिफ तक पहुंच सकता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही ग्रिफिन हर दिन हजारों मील की यात्रा करता था, फिर भी उसे आराम की जरूरत होती थी। रास्ते में अर्जुन ने कुल 4 लैंडिंग स्थल चुने, प्रत्येक लैंडिंग 50,000 मील की दूरी पर हुई ताकि भोजन और मीठे पानी के संसाधनों की पूर्ति की जा सके और आगे बढ़ने से पहले ग्रिफिन को आराम करने दिया जा सके। 100 जानवरों की चट्टान मूल रूप से उत्तरी सीमा के बंजर क्षेत्र में स्थित थी। यह मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन क्योंकि 100 जानवरों की चट्टान के भीतर बड़ी संख्या में राक्षसी जानवर जड़ी बूटियां थीं, इसलिए लंबे समय में 100 जानवरों की चट्टान के पास एक बैशौ शहर विकसित किया गया था। इस 100 जानवरों के शहर का स्वाद ब्लूस्टोन टाउन जैसा ही था, लेकिन अंतर यह था कि 100 जानवरों के शहर में एक भी मूल निवासी नहीं था। पूरा शहर पूरी तरह से विदेशी मार्शल कलाकारों और व्यापारियों द्वारा जंगल में बनाया गया था। जब अर्जुन 100 जानवरों के शहर के आसपास पहुंचा, तो उसने देखा कि यह वास्तव में 10,000 मील का जंगल था। इंसानों की तो बात ही छोड़िए, जंगली जानवर भी दुर्लभ थे। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल में एक शानदार शहर जमीन से ऊपर उठ गया। यह रेगिस्तान में एक मोती की तरह था। उसने 100 जानवरों के शहर का वर्णन करने के लिए शानदार शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? ऐसा इसलिए था क्योंकि 100 जानवरों का शहर बहुत आलीशान था। 100 जानवरों का शहर, जिसे योद्धाओं, शिकारियों, कारवां और हर्बल दवा व्यापारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, ने लाखों लोगों को यहां आने के लिए आकर्षित किया और इस प्रकार बड़ी संख्या में मनोरंजक सुविधाएं विकसित की। वेश्यालय, रेस्तरां, जुआघर आदि सभी उपलब्ध हैं। दूर से देखने पर 100 जानवरों का शहर अनगिनत रत्नों से जड़ा हुआ एक शहर जैसा लग रहा था, जो सूरज की रोशनी में रंग-बिरंगे रंगों से चमक रहा था। 100 जानवरों के शहर के बाहर एक बड़े पैमाने पर जानवरों का बाड़ा था जो माउंट को रोकने में माहिर था। एक नज़र में अनगिनत जमीनी राक्षसी जानवर और उड़ने वाले राक्षसी जानवर सीमाओं को नहीं देख सकते थे। अर्जुन ने खूबसूरत शहर में कदम रखने से पहले जानवरों के बाड़े में जगह किराए पर लेने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। अर्जुन ने एक उम्रदराज गोली निगल ली और बैशो शहर में प्रवेश किया। अर्जुन चमकदार सुंदरता से आकर्षित था। यहां तक कि जमीन पर विशाल पत्थर की सड़क भी सुनहरे और चमकदार रंग में रंगी हुई थी। सड़कों पर आम लोगों को देखना लगभग असंभव था। वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे या व्यवसायी जो यहां व्यापार करने आए थे। कुछ आम लोग दिखाई दिए और उन्होंने बैशो शहर के बारे में लंबे समय से सुना था। वे यहां पैसे खर्च करने और खेलने के लिए आए थे। बाहरी दुनिया के कई शक्तिशाली लोगों ने आते ही अपने भेष उतार दिए, जिससे मानवता का सबसे आदिम अंधेरा पक्ष उजागर हो गया। सड़क के दोनों ओर खुलेआम वेश्यालय खुले थे। इसके अलावा दिन रात हर वेश्यालय के प्रवेश द्वार पर सजीद लड़कियां मेहमानों का स्वागत करती रहती थी। अधिक अतिरंजित लड़की ने कोट भी नहीं पहना था, उसने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को भी बमुश्किल ढका हुआ था, जिसने राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी ओर कई जुआघर थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जिनमें साधारण छोटे जुआघर से लेकर 7वीं या 8वीं मंजिल पर स्थित विशाल जुआघर शामिल थे। अद्भुत! अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और स्वीकृति खोज के शुरुआती बिंदु की तलाश में 100 जानवरों के शहर खोज स्क्रॉल को खोला। जिसने यह मिशन जारी किया था वह एक नीलामी घर था जो 100 जानवरों के शहर के दक्षिणी जिले में स्थित था, जहां अर्जुन था, उससे ज्यादा दूर नहीं। बड़े भाई, कृपया मेरी बहन को बचाओ। जैसे ही अर्जुन ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और 100 जानवरों के शहर में विशाल स्वर्ण अपव्यय गुफा की भव्यता पर प्रशंसा में कहा, कीचड़ से भरा चेहरा वाला एक बच्चा अचानक अर्जुन के पैर से लिपट गया और फूट फूट कर विनती करने लगा। बच्चा 7 या 8 साल का लग रहा था और उसका चेहरा काला और बैंगनी था। यह स्पष्ट था कि उसे राहगीरों से विनती करते समय पीटा गया था। अर्जुन को दया आ गई और उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारी बहन को क्या हुआ? मैं उसे कैसे पा सकता हूं? जब बच्चे ने अर्जुन के शब्दों को देखा, तो वह तुरंत उत्साह में चिल्लाया, मेरी बहन बर्बाद हो गई है। वह पहले से ही मर रही है। भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, भले ही आप मेरी बहन को कुछ जड़ी बूटियां दें, यह ठीक हो जाएगा। अर्जुन ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे जल्दी से वहां ले चलो। 100 जानवरों के शहर जैसी जगहें अराजक थीं और चोरों और अपराधियों से भरी हुई थी।
अगर किसी साधारण व्यक्ति के पास कोई रक्षात्मक क्षमता या शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं है, तो वे यहां आने पर किसी न किसी चीज का सामना कर सकते हैं। क्योंकि बैशौ शहर में मूल नागरिक नहीं थे और उनमें से 90% से अधिक मार्शल कलाकार थे, इसलिए हाउतियन साम्राज्य की सेना ने यहां कोई बेस स्थापित नहीं किया। दूसरे शब्दों में, 100 जानवरों के शहर में वे सीधे युद्ध शुरू कर सकते थे। अर्जुन ने रास्ते में छोटे बच्चे का पीछा किया। उसने अपने सामने जो देखा, उससे भी इस बात की पुष्टि हुई। हालांकि 100 जानवरों के शहर में इमारतें भव्य और सुंदर थीं, लेकिन नष्ट हो चुकी इमारतों के खंडहर देखना मुश्किल नहीं था। ये सभी दृश्य मार्शल कलाकारों द्वारा बनाए गए थे जिन्होंने अपनी तलवारें बिल्कुल नहीं खींची थी। बच्चा अर्जुन क्यू को घुमाता हुआ एक खंडहर के सामने पहुंचा। अंदर है। भैया, मेरे साथ चलो। बच्चे का शरीर छोटा हो गया और वह दरवाजे के सामने 2 टूटे खंभों के बीच में घुस गया। अर्जुन ने जल्दी से पीछा किया और एक नजर में छोटे बच्चे की बहन को देखा। यह देखकर अर्जुन क्रोधित हो गया। छोटे बच्चे की बहन की उम्र ज्यादा से ज्यादा 13 या 14 साल थी। वह इस समय लिंगी की जीर्णशीर्ण पत्थर की मेज पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। वह कैसा कमीना आदमी था। वह इतनी छोटी लड़की को भी जाने नहीं देगा। छोटी लड़की कैसी हो? अर्जुन ने छोटी लड़की के पास झुककर चिंतित होकर पूछा। उसने लड़की की नब्ज टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। इस समय छोटी लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपने मुंह से एक हल्का लाल पाउडर अर्जुन पर थूक दिया। अर्जुन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया की और जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाकर बचने की कोशिश की। हालांकि उसके पीछे छोटे लड़के ने भी पाउडर का एक टुकड़ा छिड़क दिया। अर्जुन पूरी तरह से असहाय था। वह कैसे सोच सकता था कि ये 2 छोटे बच्चे, जिन्हें मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था, उसे नुकसान पहुंचाएंगे। अध्याय 164 एक धुंध। अर्जुन पहले से ही बहुत सावधान था। उसने तुरंत पाउडर को चकमा दिया और बहुत ज्यादा जहरीली गैस अंदर जाने से बचने के लिए अपनी सांस भी रोक ली। हालांकि जब पाउडर ने उनके शरीर को दूषित कर दिया, तो उनका दिल अचानक बैठ गया और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये दोनों बच्चे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यह हल्का लाल पाउडर वास्तव में मानव त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर सकता था। यहां तक कि अगर अर्जुन अपनी सांस रोक भी ले, तो भी वह इससे बच नहीं पाएगा। इस समय अर्जुन ने अपने पैरों पर एक भारी वजन महसूस किया और नरम शरीर के साथ जमीन पर बैठ गया। छोटी लड़की की हरकतें काफी परिष्कृत और तेज थीं। जब वह पत्थर की मेज से उतरी, तो उसने पहले ही अर्जुन के हाथ से स्टोरेज रिंग निकाल ली थी। फिर एक लड़का और एक महिला और 2 बच्चे दीवार में छेद करके गायब हो गए। अर्जुन ने तुरंत उसके शरीर में हाउतियान चुन युआन तकनीक प्रसारित की, उसके शरीर में शेष विषाक्त पदार्थों को तुरंत साफ कर दिया और उसका पीछा किया। लेकिन गुफा के बाहर सड़क थी और देखते ही देखते लोगों का एक विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था। मैं उन बच्चों की जोड़ी को कहां ढूंढ सकता हूं? मुख्य बात यह थी कि दोनों बच्चों के पास मार्शल आर्ट का क्षेत्र नहीं था और अर्जुन के लिए उनके युआन क्यूई उतार चढ़ाव को ट्रैक करना असंभव था। अपनी खाली उंगलियों को छूते हुए अर्जुन ने खुद को बहुत लापरवाह होने के लिए कोसा, लेकिन वह विशेष रूप से चिंतित नहीं था। सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट द्वारा स्टोरेज रिंग पहनने के बाद उन्हें मालिक को पहचानने के लिए खून की बूंदें गिरानी पड़ती है। जब तक मालिक व्यक्तिगत रूप से स्टोरेज रिंग को नहीं खोलता या मालिक स्टोरेज रिंग की बकाया सील किसी और को नहीं सौंपता, तब तक अन्य लोग स्टोरेज रिंग प्राप्त करने के बाद उसे नहीं खोल पाएंगे। दूसरी बात, अगर वे दोनों बच्चे साधारण चोर होते तो उन्हें ढूंढना वाकई मुश्किल होता, लेकिन उनके हाथों में जहर तो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। जिस बच्चे के पास ऐसी चीज होती, उसके पीछे चोरों का एक बहुत बड़ा गिरोह जरूर होता। खैर, चलो पहले नीलामी घर चलते हैं। सौभाग्य से जब वह पहले मिशन स्क्रॉल की जांच कर रहा था, तो उसने लापरवाही से उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब तक और स्क्रॉल होंगे, तब तक सब ठीक रहेगा। 100 बीस्ट क्लिफ क्वेस्ट जारी करने वाले नीलामी घर को हांग्युन पैवेलियन कहा जाता था। सच कहें तो यह नीलामी घर बड़ा नहीं था और बैशौ शहर में इसे काफी जर्जर माना जा सकता था। जब अर्जुन यहां पहुंचे, तो हांग्युन मंडप में 3 नीलामी हॉल थे। नमस्ते,
मैं एक मिशन के लिए यहाँ हूँ। अर्जुन ने नीलामी घर के प्रमुख को ढूंढा और मिशन स्क्रॉल प्रदर्शित किया। ओह, तो यह संप्रदाय का एक दोस्त है। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने तुरंत अर्जुन डुआन का विनम्रता से अभिवादन किया और उसके लिए थोड़ा पानी डाला। यह मिशन अर्जुन द्वारा पिछली बार किए गए मिशन से अलग था। पिछली बार यह मिशन सीधे सनसेट मून सिटी मिलिट्री द्वारा जारी किया गया था, इसलिए सन चुन को पता था कि अर्जुन हाओरन संप्रदाय का सदस्य था। हालांकि आम लोगों या कुलों द्वारा जारी किए गए मिशन सीधे आधिकारिक संस्थाओं को वितरित किए जाते थे, जो फिर उन्हें विभिन्न संप्रदायों को भेज देते थे। इसलिए बीच में एक अधिकारी था और नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति को यह नहीं पता था कि अर्जुन किस संप्रदाय से संबंधित था। क्या आप धधकते अग्नि अजगर के सांप के अंडे चाहते हैं? यहां कई मार्शल कलाकार हैं। जब तक आप उन्हें कुछ लाभ देते हैं, तब तक बड़ी संख्या में लोग आपको उन्हें प्राप्त करने में मदद करेंगे। आप संप्रदाय से मदद क्यों मांग रहे हैं? इसके अलावा आप एक नीलामी घर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा सांप का अंडा नहीं मिल सकता? अर्जुन ने चाय का प्याला हाथ में पकड़ते हुए पूछा। प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया। आह, यह एक लंबी कहानी है। होंग्युन मंडप के प्रभारी व्यक्ति का एक ही बच्चा था। किसी कारण से उसे बैंगनी रंग के लाल आंखों वाले सांप ने काट लिया था। यह सांप का जहर बहुत ठंडा था और केवल धधकते अग्नि अजगर के अंडे ही इसे विषमुक्त कर सकते थे। हालांकि ब्लेजिंग फायर पाइथन के सांप के अंडे में सिर्फ यही काम था। इसके अलावा यह बेकार था। इसके अलावा ब्लेजिंग फायर पाइथन का स्वभाव क्रूर और ताकतवर था। मूल रूप से कोई भी सांप के अंडे को चुराने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएगा। इसलिए भले ही नीलामी घर हर दिन 5 फूल संप्रदाय के खजाने की नीलामी करता था, लेकिन कोई अग्नि सांप का अंडा नहीं था। कुछ समय पहले प्रभारी व्यक्ति ने कुछ बेकार मार्शल कलाकारों को अंडे चुराने के लिए काम पर रखा था। नतीजतन वे लोग वापस नहीं आए क्योंकि वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। यदि उच्च साधना क्षेत्र वाले किसी मार्शल कलाकार को काम पर रखा जाता, तो होंग्युन मंडप इतना बड़ा कमीशन देने में सक्षम नहीं होता, इसलिए वे केवल सरकार से मदद मांग सकते थे। तो यह ऐसा ही है। अर्जुन ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, मैं इसे आपके लिए आजमा सकता हूं, लेकिन मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। फिर अर्जुन ने प्रभारी व्यक्ति को अपनी भंडारण अंगूठी के खो जाने के बारे में बताया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह हल्का लाल पाउडर है? प्रभारी व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यह आसान है। बैशो शहर में केवल चोरों का एक समूह ही इस जहर का इस्तेमाल करना जानता है। इसके अलावा चोरों के नेता के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं इसे सीधे वापस पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। यह सबसे अच्छा है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। जो कोई भी एक जगह नीलामी घर खोल सकता है, उसके कुछ कनेक्शन होंगे, खासकर नीलामी घर जैसी संस्था जो अक्सर कुछ भूमिगत गिरोहों को अपना चुराया हुआ माल बेचने में मदद करती है। इसलिए नीलामी घर के मालिक ने जो कहा, उसका अभी भी थोड़ा वजन था। प्रभारी व्यक्ति लड़की को बचाने के लिए उत्सुक था और चाहता था कि अर्जुन भंडारण अंगूठी को वापस ले आए, इसलिए वह तुरंत बिना एक शब्द कहे अर्जुन के साथ चला गया। चोरों का यह समूह बहुत शक्तिशाली नहीं था। उन्हें हाउकिंग गिल्ड कहा जाता था और उनके नाम उनके कामों से मेल नहीं खाते थे। हाउकिंग गिल्ड शहर के दक्षिण में स्थित था और वे वहां से ज्यादा दूर नहीं पहुंचे। जब नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने अपना इरादा प्रकट किया, तो मूंछों वाले गिल्ड लीडर ने तुरंत हंसते हुए कहा, तो हमने छोटे भाई अर्जुन की भंडारण अंगूठी चुरा ली। यह वास्तव में एक बाढ़ थी जो ड्रैगन किंग मंदिर में घुस गई थी। कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। मेरे पीछे आओ। मैं तुम लोगों को दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए ले जाऊंगा। दोनों बच्चे बगल के आंगन में एक जर्जर मकान में रहते थे और आंगन में कई चोर शराब पीते और शोर मचाते रहते थे। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने जो देखा उससे अर्जुन और अन्य लोग दंग रह गए। यह वास्तव में 2 बच्चे थे, एक पुरुष और एक महिला, लेकिन इस समय वे दोनों पहले से ही मर चुके थे। यह एक चाकू था जो उनके दिलों में घुस गया और तुरंत उन्हें मार डाला। 8 दाढ़ी वाला गिल्ड लीडर तुरंत चौंक गया। यह वास्तव में कोई है
जो हमारी नाक के नीचे हत्या कर सकता है। अर्जुन जल्दी से आगे बढ़ा और गहरी आवाज में कहा, उनके मरने के कुछ ही समय बाद मुझे डर है कि उनकी मृत्यु का समय 1 मिनट से भी कम है। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें किसी से दुश्मनी थी? अन्यथा वे लोगों को मारने और तुम्हारी भंडारण अंगूठी चुराने के लिए तुम्हारा पीछा क्यों करते? नहीं, मैं आज ही 100 जानवरों के शहर में पहुंची हूं। अर्जुन ने छोटी लड़की की आस्तीन को छुआ और एक गोल मनका निकाला। हॉकी! अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह पलट गया। उसने गुस्से से मूंछों से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ईगल्स आई चुराने की हिम्मत भी की। 8 दाढ़ी वाला कप्तान इतना भयभीत था कि वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और घबराहट में अपना हाथ हिलाया। नहीं, नहीं, मुझे 100 हिम्मत दो, मैं इस तरह की चीज चुराने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन ने ईगल आई को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसका दिल धीरे धीरे भारी हो गया। यह छोटी सी चोरी का मामला अब जटिल हो गया है। अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ, मानो वह किसी अदृश्य जाल में फंस गया हो। हालांकि अर्जुन यह पता नहीं लगा सका कि उसे कौन निशाना बना रहा था और क्यों। अर्जुन, तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने भी 8 दाढ़ी वाले कप्तान की ओर से दया की याचना की। भले ही वह ईगल आई जैसी कोई चीज चुराने की हिम्मत करे, कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। यहां तक कि मेरा नीलामी घर भी ईगल आई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। अध्याय 165 रहस्यमय अनुरेखक। हॉकाई एक संचार सुविधा थी जिसे सिग्नलिंग के आधार पर संशोधित किया गया था। यह वास्तविक समय में संवाद कर सकता है। यदि एक व्यक्ति बाज की आंख को पकड़े और दूसरा व्यक्ति उसी बाज की आंख को पकड़े, तो दोनों बाज की आंखें सीधे शब्दों में संवाद कर सकती हैं। सिग्नलिंग ऑर्डर की तरह पाठ या आवाज के पैराग्राफ को सहेजने, सिग्नलिंग ऑर्डर जारी करने और अंदर की जानकारी जानने से पहले लक्ष्य मिशन को सिग्नलिंग ऑर्डर प्राप्त होने तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ईगल्स आई बहुत महंगी थी और यह सेना के लिए है। सामान्यतः केवल अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैन्य स्काउट ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को संदेश भेजने के लिए ईगल आई का उपयोग करते थे, अथवा युद्ध के दौरान उच्च पदस्थ सैन्य कमांडर ईगल्स आई के माध्यम से सीधे अपने आदेश अग्रिम मोर्चे पर तैनात जनरलों तक पहुंचा सकता था। इसे ईगल आई कहा जाता था। यह ऐसी चीज थी जिसे बाजार से खरीदना बिल्कुल असंभव था। यहां तक कि सेना में भी यह एक बहुत ही कीमती संसाधन था जिस तक आम सैनिक पहुंच नहीं पाते थे। जियांग नान ने कमांडर की बातों पर पहले ही विश्वास कर लिया था। ईगल आई चुराना सेना के खिलाफ लड़ने के बराबर था। ऐसा करने के लिए उसके पास कितनी जिंदगियां थीं? मुझे परवाह नहीं है। इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मूंछों वाला कैप्टन घबराकर मौके से भाग गया। एक बार मामला सेना से जुड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मूंछ वाला कैप्टन इसमें कैसे उलझने की हिम्मत कर सकता है? यह कोई सैन्य अभियान नहीं होना चाहिए। जियांग नान ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि घुमाई, लेकिन उस पर कोई संख्या नहीं थी। नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने सोच समझकर सिर हिलाया। ईगल आई पर कोई विशेष नंबर नहीं है, जिसका मतलब है कि इसे बनाने के तुरंत बाद ही किसी ने ले लिया था। लेकिन प्रभारी व्यक्ति ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन जियांग नान ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। लेकिन कितने लोगों में ऐसी ऊर्जा है? कौन चुपके से हॉकाई को पा सकता है? जियांग नान, यदि आपके भंडारण रिंग में कोई विशेष वस्तु नहीं है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उन्हें न खोजें। प्रभारी व्यक्ति ने बहुत ही प्रासंगिक बात कही। जियांग नान ने अपना सिर हिलाया। न केवल उसके पास अपनी खुद की कृपाण थी, बल्कि उसके पास सूर्य देव तकनीक और सफेद लौ बिजली तावीज भी था। इन दो चीजों को खोना नहीं चाहिए। यदि आप इसे खोजना चाहते हैं, तो आपको जल्दी करना होगा, प्रभारी व्यक्ति ने कहा। हालांकि स्टोरेज रिंग का मास्टर के साथ अनुबंध होता है और इसे आसानी से नहीं खोला जा सकता है। अगर आर्टिफैक्ट फोर्जिंग विशेषज्ञ हैं, तो वे आपकी स्टोरेज रिंग को से कम 3 दिनों के भीतर खोल सकते हैं। कौन है यह? अचानक जियांग नान ने कमरे के दक्षिण पूर्व कोने की ओर देखा। छत के दक्षिण पूर्व कोने में जमीन पर एक छाया पड़ी थी। छाया तुरंत उड़ गई।
जियांग नान ने छत को तोड़कर देखा और छाया को तेजी से उत्तर की ओर तैरते हुए देखा। अच्छा कौशल। जियांग नान की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपने दाहिने पैर से छत पर धक्का मारा और फुफकारते हुए उसके पीछे भागा। इस समय जियांग नान के पास यह साबित करने का 100% मौका था कि इस मामले का सेना से कोई लेना देना नहीं था। एक तो यह कि ईगल आई के पास कोई नंबर नहीं था, और दूसरा यह कि भागने वाले द्वारा इस्तेमाल किया गया मार्शल कौशल सेना से संबंधित नहीं था। लेकिन उस व्यक्ति का कौशल अद्भुत था। वह ऊंची इमारतों के बीच आगे पीछे उछलता हुआ टूटी हुई परछाइयों में बदल जाता था। ऐसी कुशलता के साथ, भले ही वह चोर था, फिर भी वह चोरों में सबसे श्रेष्ठ था। मूंछों वाले गिल्ड लीडर के लिए ऐसी कुशलता होना असंभव था। सौभाग्य से जियांग नान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भागने के रास्ते पर छाया का पीछा करता रहा। इसके अलावा उन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। छाया ने पलटकर जियांग नान को देखा। जाहिर है उसे जियांग नान के इतने ताकतवर होने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसके अगले कदम ने जियांग नान को क्रोधित कर दिया। उस छाया ने वास्तव में अपने हाथ में रखी अंगूठी उठाई। यह स्पष्ट रूप से उकसाने वाली बात थी। मेरी स्टोरेज रिंग। जियांग नान ने एक नज़र में ही उसे पहचान लिया। यह वही छाया होगी जिसने चुपके से दोनों बच्चों को मार डाला और स्टोरेज रिंग अपने हाथ में ले ली। वे दोनों तो सिर्फ बच्चे हैं। हालांकि वे छोटे मोटे चोर थे, लेकिन आखिरकार उनके माता पिता नहीं थे और मूंछों के कारण वे भटक गए थे, तो फिर उन्हें कोई और क्यों चाकू मारेगा। फिर से छाया की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वह जियांग नान जितना तेज नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई भंडारण अंगूठी को उत्तर पूर्वी ढलान से नीचे फेंक दिया। उसी समय छाया तेजी से दक्षिण पूर्व की ओर भाग गई। उत्तर पूर्वी ढलान के नीचे भीड़ में एक काला लबादा पहने व्यक्ति ने चुपचाप भंडारण की अंगूठी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और भीड़ से गायब हो गया। हाथ बदलो। जियांग नान ने चोरों द्वारा चीजें चुराने के नियमों के बारे में सुना था। आमतौर पर जब कोई चोर कोई चीज चुराता है तो वह तुरंत उसे दूसरे चोरों को सौंप देता है और फिर तब तक हाथ बदलता रहता है जब तक कि वह खतरे से बाहर न हो जाए। यदि जियांग नान ने भीड़ में काले कपड़े पहने आदमी का पीछा किया होता तो संभवतः वह कुछ पीछा करने के बाद उसे खो देता। इस प्रकार उन्होंने अपने भंडारण रिंग की उपेक्षा की और ऊंची इमारतों की छाया का पीछा करना जारी रखा। छाया बहुत चालाक थी। वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलती थी। इसके बजाय वह इमारत के चारों ओर चक्कर लगाती थी ताकि जियांग नान उस पर कोई छिपा हुआ हथियार न चला दे। यद्यपि जियांग नान तेज था, लेकिन वह यहाँ के इलाके से परिचित नहीं था और वह कई बार लगभग रास्ता भटक गया था। अंततः जब वे दोनों एक ही क्षैतिज रेखा पर थे तो जियांग नान ने चिल्लाया और तुरंत छाया कदम का उपयोग किया। कुछ ही देर में वह उस छाया के ठीक सामने पहुंच गया और उसने देखा कि वह छाया एक व्यक्ति था जिसने अपने नाक और मुंह को काले कपड़े से ढका हुआ था। वह व्यक्ति अचानक चौंक गया और वास्तव में सीधे जियांग नान की बाहों में जा घुसा। उसके हाथ में एक ठंडा खंजर था और मौसम उससे भर गया था। ज़ायांशन 9वीं परत। बुरा कौशल नहीं, उच्च दायरे नहीं। जियांग नान ने एक हाथ से खंजर को झटक दिया और उसी समय उसने पलटकर उस आदमी के पैर पर लात मारी। इस लात से जियांग नान ने उस आदमी के घुटने को बेरहमी से वहीं टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहां तक कि पिंडली की हड्डी भी टूट गई और घनी सफेद हड्डी त्वचा और मांस से बाहर निकल गई। वह व्यक्ति भी निर्णायक था। उसने वास्तव में तीव्र दर्द को नजरअंदाज किया और जियांग नान की गर्दन पर खंजर से वार किया। जियांग नान ने उस आदमी का बायां हाथ तोड़ दिया, उसका बायां हाथ चाकू में बदल गया और फिर उसके दाहिने हाथ को तोड़ दिया। अंततः वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा। जियांग नान ने उसके चेहरे से काला कपड़ा हटाया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह केवल 4 या 5 साल का बच्चा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी गतिशीलता तकनीक इतनी अच्छी थी, लेकिन उनकी साधना का क्षेत्र पर्याप्त नहीं था। तुम कौन हो? तुमने मेरी स्टोरेज रिंग क्यों चुराई? तुमने उन्हें क्यों मारा? जियांग नान ने ठंडे स्वर में पूछा। मौजूदा बच्चा भी काफी निर्दयी था। एक कश के साथ बच्चे ने जियांग नान के चेहरे पर खून का एक कौर थूक दिया और जियांग नान ने उसे चकमा दे दिया। तभी बच्चे ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम खत्म हो गए, तुम मर गए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी जोर से बोलने की? जियांग नान ने उसके हाथ पर जोर लगाया और बच्चा फिर से बुरी तरह चिल्लाया। जल्दी करो और मुझे बताओ, तुमने मेरी स्टोरेज रिंग किसे सौंपी? मुझे उसे खोजने ले चलो, जियांग नान चिल्लाया। अप्रत्याशित रूप से बच्चे के चेहरे पर एक अजीब और भयावह मुस्कान उभरी। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने स्टोरेज रिंग पर कब्जा कर लिया है। अगर मैं उसे खोजने में आपकी मदद करने के लिए तैयार भी होता, तो भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाता। इसी समय अचानक दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रकाश की एक ठंडी किरण चमकी। जियांग नान के हाथ में कोई हथियार नहीं था, इसलिए वह उसे रोक नहीं सका, इसलिए वह केवल चकमा दे सका। प्रकाश की धार जियांग नान को चीरती हुई निकल गई, लेकिन प्रकाश की धार के नीचे एक छोटा सा नुकीला टुकड़ा दिखाई दिया। नुकीला टुकड़ा बच्चे के दिल पर सटीक तरीके से लगा। बच्चे के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई और वह ऐसे ही मर गया। जियांग नान ने गहरी सांस ली और चौंक कर दक्षिण पश्चिम की ओर देखा। एक और परछाई चमकती हुई गुजरी। अध्याय 166 एक पागल व्यक्ति। मृत बच्चे के लिए उसकी आस्तीन से कुछ गिरा। अर्जुन ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और वह एक और चील की आंख थी। लानत है, अर्जुन, जिसके साथ 3 और 4 बार खिलवाड़ किया गया था, पहले से ही बहुत क्रोधित था। उसने तुरंत दक्षिण पश्चिम में छिपे हमलावरों का पीछा किया। हालांकि अर्जुन को ईगल आई प्राप्त करने का समय पहले ही विलंबित हो चुका था। छिपकर हमला करने वाले को कहीं भागना था और यह बहुत संभव था कि वह नीचे लोगों के विशाल समुद्र में गायब हो गया हो। तुम भागना चाहते हो? अर्जुन ने बच्चे की लाश से विलो पत्ती का ब्लेड अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर अपनी बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंख का इस्तेमाल किया। विलो ब्लेड के साथ अवशिष्ट युआन क्यूई उतार चढ़ाव था। अर्जुन ने इसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया। उसकी आंखों की जोड़ी बिजली की तरह चमक उठी जब उसने लोगों के समुद्र को देखा। उसने देखा कि लोगों के विशाल समुद्र ने तुरंत उसकी दृष्टि के क्षेत्र में सफेदी प्रकाश का एक विशाल विस्तार बना दिया। जब तक एक मार्शल कलाकार के शरीर में पहला मौसम और युआन क्यूई होता है, तब तक यह निश्चित रूप से इसी तरह के उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करेगा। अर्जुन ने विलो पत्ती के ब्लेड पर शेष युआन क्यूई के समान ही युआन क्यूई उतार चढ़ाव पाया। वह आदमी भीड़ में उत्तर की ओर भाग रहा है। अर्जुन भी इमारत से जमीन पर उतरा, जल्दी से भीड़ से उनका पीछा करते हुए, और अपनी 2 चील जैसी आंखें खोलीं। उसे हमेशा लगता था कि यह मामला थोड़ा अजीब है। जाहिर है उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन 100 जानवरों के शहर में पहुंचते ही उसे निशाना बनाया गया। विशेष रूप से उनके लोग इतने क्रूर थे कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने साथियों को भी मार डाला। बच्चे ने कहा कि वह उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने अंगूठी स्वीकार करने के लिए हाथ बदले थे। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपनी 2 चील जैसी आंखें खोलीं, लेकिन वे खाली थीं। अंदर की जानकारी मिटा दी जानी चाहिए थी। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि हटाकर अर्जुन ने पीछा करना जारी रखा। उसके आगे की परछाई को पता नहीं था कि अर्जुन उसका पीछा कर रहा है। 2 ब्लॉक चलने के बाद उसकी गति धीमी हो गई। अर्जुन को मछली पकड़ने के लिए खुद को उजागर करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह उस आदमी के पीछे खड़ा रहा और धीरे धीरे उसका पीछा करता रहा। जब अर्जुन 100 जानवरों के शहर में पहुंचा, तो शाम होने को थी। उसके जाते ही रात हो गई। एक पल में शानदार बैशो शहर तुरंत रोशनी के शहर में बदल गया। अलग अलग रंगों की अनगिनत रोशनियां जल उठी, जो पूरे शहर को एक खूबसूरत इंद्रधनुष की तरह रोशन कर रही थी। वे सभी रोशनियां महंगे रंगीन चांद के पत्थरों से निकलती थीं। कुछ बड़े मनोरंजन स्थलों में तो आश्चर्यजनक रूप से महंगे सूर्य के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था। चंद्रमणि और सूर्यमणि ऐसे अयस्क थे जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकते थे, और चमकने के अलावा उनका कोई अन्य उपयोग नहीं था। अर्जुन ने हमलावर का पीछा करते हुए एक विशाल परित्यक्त इमारत तक पहुंच गया। यह एक जुआ घर होना चाहिए था। इमारत की बाहरी और भीतरी दीवारों पर बड़ी मात्रा में चांद के पत्थर जड़े हुए थे, लेकिन अंदर का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हे, इस बार मैंने काफी पुरस्कार जमा कर लिए हैं, है ना? इमारत के अंदर से एक आवाज आई। अर्जुन ने अपनी युआन क्यूई का इस्तेमाल करके दीवार को अपने अंदर समाहित कर लिया और छिपकली की तरह अंदर चढ़ गया।
वह हमेशा उन छायाओं में भटकता रहता था जहां पहुंचना असंभव था। जब वह हॉल में पहुंचा तो उसने पाया कि खाली पड़े हॉल में 4 लोग खड़े थे। हमलावरों को मिलाकर कुल 5 लोग थे। इन लोगों की साधना का आधार आमतौर पर ऊंचा नहीं था और वे 24 या 15 साल के आसपास दिखते थे। हालांकि उनमें से 3 ज़ियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे, अन्य 2 मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर थे और चुपके से हमला करने वाला व्यक्ति मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। छिपकर हमला करने वाले ने ईगल आई को पकड़ लिया और उत्साहित होकर कहा, इस बार मुझे जो इनाम मिला है वह बहुत उदार है। इसे खत्म करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन बाकी 4 चुप रहे। उनकी निगाहों से पता चल रहा था कि वे बहुत घबराए हुए थे या डरे हुए थे। इस समय अर्जुन धीरे धीरे छाया से नीचे उतरा। 5 लोग तुरंत चौंक गए। छिपकर हमला करने वाले ने अर्जुन को घूरते हुए चौंकते हुए कहा, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत या दुश्मनी नहीं है। आप लगातार मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? मुझे बताएं कि मेरी स्टोरेज रिंग कहाँ है। उन 5 ने एक दूसरे को देखा, दांत पीस लिए और अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। हालांकि इन लोगों के क्षेत्र ऊंचे नहीं थे, लेकिन वे बहुत बुरे भी नहीं थे। केवल उनके द्वारा विकसित की गई साधना पद्धतियां और युद्ध कौशल वास्तव में बहुत साधारण थे। हाओरन संप्रदाय के एक शिष्य अर्जुन को उनसे कैसे डर लग सकता था? उसने मौके पर ही अपना दाहिना हाथ घुमाया और अपनी शक्तिशाली युआन क्यूई से उन सभी 5 को उड़ा दिया। जब वे 5 जमीन से उठे और फिर से अर्जुन की ओर देखा, तो उनकी आंखें भय से भर गईं। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना शक्तिशाली होगा। वे 5 तुरंत उठे और घबराकर सभी दिशाओं में भाग गए। जब हमलावर भाग रहा था, तो उसने युआन क्यू से अर्जुन की ओर 5 हल्की धारें भी दागीं। 5 लैंसेट। उसी समय अर्जुन उसका पीछा करने वाला था। डिंग! एक ही समय में 5 तीखी आवाजें सुनाई दी। ईगल आई, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। यह ईगल आई से आ रही सूचना की आवाज थी। बचकर भागे हुए 5 लोग इमारत के भीतर से भागने ही वाले थे कि चील की आंखों की आवाज सुनकर उनके शरीर अकड़ गए। उन 5 ने अपना सिर नीचे किया और ईगल आइज की ओर देखा। उन 5 के चेहरे काफी बदल गए। वे पीले और मौत की तरह पीले हो गए थे। तभी एक अजीब दृश्य हुआ। उन 5 ने अपने हथियार निकाले और चेहरे पर डर के भाव लिए अर्जुन की ओर दौड़ पड़े। तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम मरना नहीं चाहते? अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि न केवल ये 5 लोग बच नहीं पाएंगे, बल्कि वे वास्तव में आगे बढ़ने की हिम्मत भी करेंगे। हालांकि उन 5 लोगों के हमले घातक थे। उन सभी ने अर्जुन के गले, दिल और मंदिरों पर वार किया। इस तरह वे अर्जुन से अंत तक लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। तुम मुझे मारना चाहते हो? अर्जुन बहुत गुस्से में है। मैं एक मिशन को अंजाम देने के लिए बैशौ शहर आया था। न केवल तुमने मेरी स्टोरेज रिंग चुराई, बल्कि तुम अपनी खुली आंखों से मुझे मार भी रहे हो। अर्जुन ने पहले व्यक्ति के हमले को गुस्से से दूर धकेल दिया और बेरहमी से उस व्यक्ति की छाती पर अपनी हथेली पटक दी। इस हथेली ने पहले व्यक्ति की पसलियों को पूरी तरह से तोड़ दिया और यहां तक कि उसके आंतरिक अंग भी मांस के टुकड़ों में बिखर गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब बाकी 4 ने अर्जुन की अद्भुत ताकत देखी, तो उनके चेहरे डर से भर गए। यहां तक कि उनके हमलावर हाथ भी कांपने लगे। हालांकि वे अभी भी रुकने को तैयार नहीं थे, मानो वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वे व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को मार नहीं देते। रुको! अर्जुन दहाड़ा। उन 4 ने अर्जुन की बातों को नजरअंदाज किया और बार बार ठंडे हथियारों और तेज ब्लेडों से अर्जुन के महत्वपूर्ण अंगों पर हमला किया। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए अपनी युआन क्यूई को अपने दाहिने पैर में उड़ेला। उसने दूसरे व्यक्ति की छाती पर अपने दिल को चीरने वाले पैर से लात मारी। एक भयंकर युआन क्यूई उस व्यक्ति की छाती में घुस गई, जिससे धड़कता हुआ दिल मौके पर ही चकनाचूर हो गया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ क्षैतिज रूप से हिलाया। उसका दाहिना हाथ, जो युआन क्यूई से चमक रहा था, तीसरे व्यक्ति की गर्दन में जा लगा, जिससे उस व्यक्ति की गर्दन टूट गई और वह तुरंत मर गया। चौथा व्यक्ति वास्तव में अर्जुन के हमले को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा। वह तुरंत अर्जुन की पीठ पर लेट गया,
लेकिन अर्जुन की गर्दन को काटने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। अर्जुन ने पीछे की ओर इशारा किया और सीधे उस व्यक्ति की कनपटी पर चाकू से वार किया। चौथे व्यक्ति ने सांस भी नहीं ली और तुरंत उसकी जान चली गई। क्या तुम सब पागल हो? अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से दहाड़ा। आखिरी चीज जो बची थी वह था छिपकर हमला करने वाला। अध्याय 167 ललाट संघर्ष। अर्जुन ने कई हताश मार्शल कलाकारों को देखा था। हालांकि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जिसके पास कोई कारण, कोई घृणा और मौत से लड़ने के लिए कोई घृणा नहीं थी। खासकर जब उन्हें पता था कि वे मर जाएंगे, तब भी वे पागलों की तरह आगे बढ़ते थे। रुको! अर्जुन ने अपने हाथ से इशारा किया और सख्ती से चिल्लाया। छिपकर हमला करने वाला व्यक्ति पहले तो विलो पत्ती का पत्ता पकड़कर अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन जब उसने अर्जुन के शब्द सुने तो वह तुरंत रुक गया। आगे भी कोशिश करो, मैं दया नहीं दिखाऊंगी, अर्जुन चिल्लाया। अप्रत्याशित रूप से चुपके से हमला करने वाला व्यक्ति पुटोंग की आवाज के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने वास्तव में अपना चेहरा ढक लिया और चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता। मैं वास्तव में मरना नहीं चाहता। अर्जुन को लगा कि उसके साथ जो हुआ वह बिल्कुल अकल्पनीय था। वह चिल्लाया, आखिर तुम कौन हो और किस उद्देश्य से तुमने मुझ पर हमला किया? तुमने मेरी स्टोरेज रिंग किसे सौंपी? अर्जुन को चिंता थी कि यह व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने सलाह दी, चिंता मत करो, मैं सड़क के नियमों को समझता हूं। अगर मैं कुछ खो देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। कृपया कीमत तय करें। मैं अपनी स्टोरेज रिंग को छुड़ाने के लिए तैयार हूं, इसलिए आपको मुझसे मौत तक लड़ने की जरूरत नहीं है। चोर आसानी से दूसरों के साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। जब तक कोई खोया हुआ व्यक्ति उन्हें ढूंढने न आए, तब तक अगर वे चोरी किया हुआ खजाना लौटा भी दें, तो भी मालिक उसे जाने नहीं देगा और फिर भी उन्हें दर्द में मार देगा। इसीलिए अर्जुन ने ऐसा कहा। चुपके से हमला करने वाले को मनोवैज्ञानिक दबाव से मुक्त होने दें। मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको नहीं मारता तो मैं स्टोरेज रिंग वापस खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकता। अर्जुन ने पहले ही परोपकार करने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन छिपकर हमला करने वाले ने जरा भी आराम नहीं किया। इसके बजाय वह रोया और चिल्लाया, मैं मरना नहीं चाहता। अचानक वह अर्जुन से टकरा गया। छिपकर हमला करने वाले के हाथ में मौजूद चाकू अर्जुन के गले को घूर रहा था। वह अभी भी अर्जुन को मारने का इरादा रखता था। लानत है! अर्जुन ने चुपके से हमला करने वाले को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। अंत में चुपके से हमला करने वाला भी मर गया। आखिर कौन मेरे साथ खेल रहा है? यहां से चले जाओ! अर्जुन गुस्से में था और उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी, जिससे पूरी इमारत उछल गई। ब्लेड के दुश्मन स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से लापरवाह थे, लेकिन जिन लोगों को अर्जुन ने मार डाला था, वे सभी बिना किसी शिकायत या दुश्मनी के थे और वे पहले कभी मिले भी नहीं थे। अर्जुन ने गुस्से से 2 बार दहाड़ लगाई, लेकिन कोई भी उसकी ओर ध्यान देने के लिए आगे नहीं आया। वह केवल 5 लोगों के कपड़ों में से 5 चील की आंखें ही ढूंढ पाया। ईगल आइज को फिर से खोलने पर 5 ईगल आइज पूरी तरह से खाली थी। उन्होंने पहले अपनी ईगल आइज को स्पष्ट रूप से सुना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था और वे अस्थायी रूप से मिट गए थे। भारी और क्रोधित मन के साथ अर्जुन ने इमारत छोड़ दी और सबसे पहले होंगुन मंडप नीलामी घर लौटने की तैयारी की। वह दुखी और शक्तिहीन महसूस कर रहा था। अगर दुश्मन उससे खुलकर लड़े तो बेहतर होगा। हालांकि उसे यह भी नहीं पता था कि दुश्मन कौन है। अर्जुन ने लोगों को बेतरतीब ढंग से नहीं मारा। उसने हमेशा विवरणों पर ध्यान दिया था और इन लोगों के बीच संबंधों का अवलोकन किया था। पता चला कि उन लोगों में लगभग कुछ भी समान नहीं था। वे जो मार्शल तकनीकें इस्तेमाल करते थे, वे सभी अलग अलग थीं और वे परिचितों की तरह बात नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोगों का एक समूह थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे। वे अचानक खुद को मारने के लिए बाहर निकल पड़े। बैशो शहर में रात बहुत ही चहल पहल भरी थी। अनगिनत पुरुष और महिलाएं अपनी जवानी का आनंद ले रहे थे और इस शहर की ताजगी का आनंद ले रहे थे।
जब अर्जुन उस गली में लौटा जहां होंगुन पैवेलियन नीलामी घर स्थित था, तो उसे शत्रुता की भावना महसूस हुई और उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया। अर्जुन के कदम धीमे हो गए जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और शत्रुता की दिशा में देखा। उसकी नजर घनी भीड़ को चीरती हुई अंततः दूरी पर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसने हल्के पीले रंग का लबादा पहना हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू था। आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया, उसका पीला हुड नीचे लटक रहा था तथा छाया उसके चेहरे पर छा गई थी जिससे स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव हो गया था। अर्जुन ने यह महसूस करने के लिए एक मार्शल कलाकार की गंध की तीव्र भावना पर भरोसा किया कि कृपाण पकड़े हुए व्यक्ति कोई साधारण मार्शल कलाकार नहीं था। जब अर्जुन उसे देख रहा था तो पीले वस्त्र पहने उस आदमी ने भी अपना सिर उठाया। उसकी तीखी आंखें छाया को चीरती हुई अर्जुन की निगाहों से जुड़ गईं। मास्टर, अंदर आइए और खेलिए। 3 नग्न महिलाएं दोनों तरफ से दौड़ी, अर्जुन को गले लगाया और अर्जुन के शरीर से रगड़ने लगीं। इस समय हुआंग येरेन, जो दूर खड़ा था, अचानक जमीन पर आ गिरा। इस पैर के नीचे हवा की लहरें उठीं और सड़क पर मौजूद लोगों को पूर्व और पश्चिम की ओर उड़ा दिया। क्या निराशा है! वेश्यालय की लड़कियां अपने होंठ सिकोड़कर पैदल चलने वालों की तरह बेपरवाही से चली गईं। 1 मिनट से भी कम समय में पूरी सड़क नाचने लगी। 100 जानवरों के शहर के इन लोगों ने वास्तव में दुनिया देखी थी। अगर वे दूसरे शहरों में होते, जब तक कि मार्शल आर्टिस्ट लड़ने के लिए तैयार होते, तो नागरिक निश्चित रूप से घबराकर भाग जाते। हालांकि 100 जानवरों के शहर के लोग इस दृश्य को देखने के आदी लग रहे थे और बस लापरवाही से चले गए। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपना शरीर हिलाया और एक बड़ा चाप खींचा जो अर्जुन के सामने 5 मीटर तक तैर रहा था। क्या आप भी वही लोग हैं? अर्जुन ने पीले वस्त्र वाले आदमी को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा। पीले वस्त्र पहने हुए आदमी ने अपना हुड उठाया। उसका चेहरा 18 या 19 साल का लग रहा था और उसकी ठोड़ी पर एक निशान था। वह मूल वापसी क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। तभी पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कुछ अर्थपूर्ण बात कही। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मेरे हवाले कर दो। अगर यह मामला खत्म भी हो जाए तो यह तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। अर्जुन ने उग्रता से हंसते हुए कहा, क्या यह आपके लिए अच्छा है? यह मेरे लिए क्या अच्छा है? आप वास्तव में कौन हैं? आप वह कायर कछुआ क्यों बन गए और मेरे साथ खुले तौर पर युद्ध शुरू करने की हिम्मत क्यों नहीं की? पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी तलवार पकड़ी और कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में तुम्हें पूछताछ नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी ताकत को देखते हुए तुम्हें काफी मजबूत होना चाहिए। मैं तुम्हें केवल यह बताना चाहता हूं कि कोई तुम पर नजर रख रहा है। अगर तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूं, तो हम दोनों खुश रहेंगे। अन्यथा यह न तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और न ही मेरे लिए। तुम्हारी बात सुनो, अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लगता है मैं तुम्हें मना नहीं सकता। पीले वस्त्र पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया। अपने दाहिने अंगूठे से उसने बर्फीली कृपाण को म्यान से बाहर निकाला, जिसे ठंडी रोशनी दिखाई दी। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने एक साधारण आकार की कृपाण का इस्तेमाल किया। पूरा ब्लेड 1 मीटर से भी कम लंबा था, बहुत हल्का और तेज। उसे तेज गति वाली कृपाण तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए था। यह कैसा रहेगा? अर्जुन ने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, वापस जाओ और पर्दे के पीछे के लोगों से कहो कि अगर वे मुझे मेरी स्टोरेज रिंग दे देंगे, तो मैं इस मामले में भाग लेना जारी नहीं रखूंगी। अन्यथा, जब तक तुम अपनी तलवार निकालने की हिम्मत रखते हो, तब तक हम अंत तक लड़ते रहेंगे। अगर मुझे पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं मिला, तो मैं कभी नहीं रुकूंगा। आप लोग ध्यान से विचार करें। क्या मुझे भड़काना उचित है? तुम्हारी आवाज काफी तेज है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो। चाहे तुम कोई भी हो, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम मेरे पीछे के लोगों को नाराज नहीं कर सकते। पीले वस्त्र पहने आदमी ने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मरने से पहले मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम वास्तव में निर्दोष हो। पहले तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ भी करने की योजना नहीं बनाई थी। वे बस तुम्हारी स्टोरेज रिंग छीनना चाहते थे। लेकिन आप इसे जाने देने को तैयार नहीं हैं।
आप जांच पर जोर देते हैं। अब जब आप और भी गहरे जा रहे हैं तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद पीले वस्त्र वाला आदमी जमीन से उठा और चिल्लाया, साफ हवा का झोंका। उसके हाथ में मौजूद कृपाण एक ही क्षण में सैकड़ों बार घूम गई। 100 से अधिक 2 अंगुल चौड़ी और आधे मीटर से अधिक लंबी कृपाणनुमा रोशनियां एक हिंसक तूफान की तरह अर्जुन की ओर बरसी। अध्याय 168 खतरे का खेल 1। हर कोई मार्शल आर्ट के रास्ते पर लंबी दूरी तक चलने में सक्षम नहीं है। उनमें से अधिकांश पर्याप्त प्रतिभाशाली नहीं हैं और वे अक्सर अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए जियांटियन क्षेत्र में पहुंचने पर स्थिर हो जाते हैं। मार्शल आर्ट क्षेत्र एक ओर परिश्रम और कड़ी मेहनत पर निर्भर था और दूसरी ओर मार्शल आर्ट प्रतिभा पर। झाओ सान ऐसे ही व्यक्ति थे। 100 जानवरों का शहर 1 महीने पहले। झाओ सान खून चूसने वाला था। जब से वह 25 साल का हुआ था, उसने पाया था कि उसकी साधना शियांटियन क्षेत्र के 8वें स्तर पर ही रह गई थी। वह 5 साल से नहीं हिला था, इसलिए उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास जारी रखने की अपनी योजना छोड़ दी। इसके बजाय वह एक भाड़े का सैनिक बन गया और दूसरों के साथ मिलकर 40 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों का एक समूह बना लिया। आमतौर पर वह 100 जानवरों की चट्टान के बाहर जाकर राक्षसी जानवरों को मारता था और बेचने के लिए कुछ फर और पंजे लाता था। कुछ सोने के सिक्कों के बदले में वह उन्हें बैशो शहर में उड़ा देता था। इस तरह का व्यक्ति पैसे कमाने के लिए अपने सिर को बेल्ट से बांधे रखता था। कल का कोई ठिकाना नहीं था। उसे नहीं पता था कि वह कब राक्षसी जानवर के पंजे में मर जाएगा। इसलिए वह मौजमस्ती पर ज्यादा ध्यान देता था। यह कहा जा सकता है कि वह खाने पीने, वेश्यावृत्ति और जुआ खेलने में माहिर था। इस दिन हमेशा की तरह झाओ सान कैसीनो से बाहर आया और उसकी जेब खाली थी। पिछले कुछ दिनों में उसने जो 3000 सोने के सिक्के कमाए थे, वे सब बर्बाद हो गए थे। अरे, तुम्हारी किस्मत आजकल अच्छी नहीं है। अगर तुम 100 बीस्ट क्लिफ पर वापस जाओ और जुए का पैसा कमाओ, तो तुम निश्चित रूप से और भी अधिक जीतोगे। भाड़ में जाओ। कोई आंखें नहीं। भीड़ में झाओ सान को चोट लग गई थी और वह पहले से ही दुखी था, लेकिन अब वह और भी अधिक बदकिस्मत महसूस कर रहा था। जब उसने गाली दी और कमर रगड़ी तो उसे अचानक पता चला कि उसकी जेब फूल गई है। उसने जेब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसमें से एक चमकीली चांदी की गेंद निकाली। यह क्या बकवास है? मुझे आश्चर्य है कि क्या यह किसी काम का है। झाओ सान उत्सुक था क्योंकि उसने गोले को पकड़ रखा था। इस समय गोले ने एक तीखी डिंग ध्वनि दी। गेंद खुल गई और अंदर की प्रतिदिपति ने पाठ की एक पंक्ति बना दी। किसी भी महिला के नितंब को छुओ। इनाम 200 स्वर्ण सिक्के हैं। यह क्या है? झाओ सान ने अपना सिर खुजलाया और गेंद को सड़क किनारे कूड़े में फेंक दिया। हालांकि कुछ कदम चलने के बाद वह हंसा और सड़क के किनारे से गुजर रही एक महिला के नितंबों को पकड़ लिया। उसने महिला के अपमान को नजरअंदाज कर दिया और गर्व से सीटी बजाना जारी रखा। उसके बगल में एक चुपचाप बैठा व्यक्ति दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने जल्दी से झाओ सान के हाथ में कुछ थमा दिया और जल्दी से चला गया। झाओ सान हैरान रह गया। उसने बैग खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। बैग वास्तव में सोने के सिक्कों से भरा था। लेकिन सोने के सिक्के के नीचे की गेंद ने झाओ सान को आश्चर्यचकित कर दिया। अरे, क्या यह वही चीज नहीं है जिसे मैंने अभी फेंक दिया था? यह वापस क्यों आ गई? मुझे पैसे किसने दिए? आह, यह सही है। झाओ सान को अचानक वे शब्द याद आ गए जो गेंद में दिखाई दिए थे। क्या यह सच हो सकता है? डिंग! गोला फिर से बजा। गोला खुल गया और अंदर की प्रतिदिपति ने शब्दों की एक नई पंक्ति बनाई। एक स्टीम्ड बन चुराओ। समय सीमा 5 मिनट है। इनाम 500 सोने के सिक्के हैं। आह, इतनी अच्छी चीज है। झाओ सान ने बाइंदाए देखा और स्टीम्ड बंस बेचने वाली एक दुकान ढूंढी। वह जल्दी से आगे बढ़ा और स्टीम्ड बंस को अपनी छाती में ठूंस लिया। उनकी कुशलता से यह कार्य पूरा करना कठिन नहीं था। भाप से पका हुआ बन मिलने के 10 मिनट के भीतर ही एक चुपचाप बैठा व्यक्ति आया और उसने झाओ सान के हाथ में एक थैला थमा दिया।
जब थैला खोला गया तो उसमें सोने के सिक्कों से भरा एक थैला था। यह ठीक 500 सोने के सिक्के थे। हे भगवान, क्या यह ठीक है? फिर पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे। यह मेरे लिए 100 जानवरों की चट्टान पर जाकर खोज करने से कहीं ज्यादा आसान है। झाओ सान मुस्कुराया। वह नहीं जानता था कि उसे पैसे किसने और क्यों दिए, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। जो व्यक्ति अपने जीवन से धन कमा सकता है, जो व्यक्ति अपने जीवन से कमाया हुआ सारा धन कुछ ही दिनों में गंवा सकता है, वह इतना नहीं सोचेगा। अगले 3 दिनों में झाओ सान को सभी प्रकार के अजीब मिशन प्राप्त हुए। इनमें से प्रत्येक मिशन अधिक कठिन था और पुरस्कार भी अन्य की तुलना में अधिक थे। चौथे दिन तक उसे एक हत्या का मिशन मिला। इस मिशन का इनाम 3000 सोने के सिक्के थे। झाओ सान निर्दयी था। सीधे मुद्दे पर आते हैं। देर रात एक शराबी लड़खड़ाता हुआ गली से गुजरा। झाओ सान अचानक गली से बाहर कूदा और शराबी को चाकू मारकर मार डाला। आधे घंटे बाद उसे 3000 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। गेंद बजी। अगला मिशन 5 लोगों को मारना था। इनाम था 10,000 सोने के सिक्के। यद्यपि झाओ सान एक भाड़े का सिपाही था जिसने पैसों के लिए अपनी जान दे दी थी, फिर भी वह किसी भी तरह से एक अत्यंत क्रूर डाकू नहीं था। बात बस इतनी सी थी कि पिछले कुछ दिनों से वह लगातार मिशन कर रहा था और आसानी से उसे पेन और ब्रश इनाम में मिल जाता था, जिससे धीरे धीरे उसके दिल में इच्छाएं खत्म हो गई थी। दरअसल यह नियंत्रण से बाहर हो गई थी और वह आखिरकार लोगों को मारने के रास्ते पर चल पड़ा था। लेकिन अब एक को मारना तो हत्या थी ही, 5 को मारना भी हत्या थी। इस रात झाओ सान हमेशा की तरह बेहद उत्साहित मूड में था। उसने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। वह पूरे पश्चिमी शहर में घूमता रहा, हर समय अवसरों की तलाश में। भोर होते होते उसने अंततः 5 निर्दोष राहगीरों की हत्या कर दी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं समय पर उसके पास पहुंच गईं। हा हा, झाओ सान ने पैसे पकड़े हुए जोर से हंसा। उसका दिमाग लकवाग्रस्त हो गया था और उसे अब हत्या का अपराधबोध महसूस नहीं हो रहा था। वह पैसे कमाने के इस आसान तरीके से अंधा हो चुका था। जब तक वह पैसे कमा सकता था, वह कुछ भी कर सकता था। डिंग। गेंद खुली। अगला खोज, धारावाहिक खोज। पुरस्कार, अगले 5 मिशनों को पूरी तरह से पूरा करने के बाद आपको द्वितीय श्रेणी की निम्न श्रेणी की ओरिजिन टेम्परिंग पिल प्राप्त होगी। झाओ सान दंग रह गया। एक टियर 2 मूल टेम्परिंग गोली। यह एक खजाना था जो एक मार्शल कलाकार के मेरिडियन को टेम्पर कर सकता था। अगर वह ऐसी गोली प्राप्त कर सकता है तो शायद उसका राज्य थोड़ा बढ़ जाएगा। यदि वह जियांटियन क्षेत्र के 9वें स्तर तक आगे बढ़ गया तो भाड़े के सैनिकों में उसका वजन बहुत बढ़ जाएगा। इसके तुरंत बाद पहला मिशन सामने आया। 5 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियांटियन क्षेत्र का 3रा स्तर हो। मार्शल आर्टिस्ट झाओ सान हैरान रह गया। इससे पहले उसने केवल आम लोगों को मारा था, लेकिन इस बार उसका मिशन मार्शल आर्टिस्ट को मारना था। हालांकि वह जियांटियन क्षेत्र के केवल 3रे स्तर पर था। वह जियांटियन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। क्या वह अभी भी डर जाएगा? एक दिल दहलाने वाले हमले के बाद झाओ सान का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने आसानी से एक जियांटियन 3रे स्तर के मार्शल कलाकार पर हमला कर दिया। दूसरा मिशन सामने आया। 5 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियांटियन क्षेत्र का 5वां स्तर हो। झाओ सान ने कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। एक तीसरा मिशन सामने आया। 5 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियांटियन क्षेत्र का 7वां स्तर हो। झाओ सानी ने टियर 2 ओरिजिन टेम्परिंग पिल के लिए अपने दांत पीस लिए। शाम होने से पहले उसने एक जियांटियन 7 दान शराबी का लंबे समय तक इंतजार किया था और सही अवसर की प्रतीक्षा करने के बाद उसने उसे मारने का अवसर लिया। चौथा मिशन सामने आया। 10 घंटे के भीतर एक मार्शल कलाकार को मार डालो जिसके पास कम से कम जियांटियन क्षेत्र का 8वां स्तर हो। इस मिशन में झाओ सान विफल हो गया। उसकी ताकत इतनी उत्कृष्ट नहीं थी। वह एक जियांटियन 8वीं परत का मार्शल कलाकार था जो लड़ाई के बाद गंभीर चोटों के साथ बच गया था। डिंग। गेंद बजी। मिशन विफल।
सजा, मौत। मैं अब और नहीं खेल रहा हूं। मुझे मत मारो। कृपया मुझे मत मारो। मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। झाओ सान डर गया। उसने डरकर गेंद पर चिल्लाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। झाओ सान बचकर भाग गया और ठंडी रात की हवा में उड़ गया। लेकिन अचानक एक काली छाया बीच हवा में इमारत से नीचे कूद गई। छाया ने अपनी कृपाण उठाई और झाओ सान का सिर काट लिया। जब छाया जमीन पर उतरी तो उसके शरीर से एक तीखी डिंग ध्वनि आई। छाया ने गोले को खोला और उस पर 4 शब्द लिखे थे, मिशन पूरा हुआ। अध्याय 169 खतरे का खेल 2। पिछले महीने से 100 बीस्ट सिटी में शांति कम हो गई थी। कई लोगों को एक रहस्यमय गेंद मिली थी और रहस्यमय परिस्थितियों में उन्हें और भी रहस्यमय खोज प्राप्त हुई थी। वे मिशन एक दूसरे से संबंधित नहीं लगते थे, लेकिन पुरस्कार अक्सर असाधारण रूप से उदार होते थे। कुछ लोगों ने इसकी परवाह नहीं की और सीधे गेंद को फेंक दिया। अन्य लोग मिठास का स्वाद चखने के बाद उत्साहित हो गए और एक के बाद एक काम करने लगे। ज्यादातर समय वे मिशन मिलने के बाद अपने अपने काम खुद ही करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके कुछ काम ओवरलैप हो जाते हैं। एक साथ मिशन पूरा करने के बाद उन्हें सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ लोगों को बुरा लगने लगा क्योंकि उन मिशनों की कठिनाई हमेशा बढ़ती ही जाती थी, जब तक कि यह उनकी क्षमताओं से परे न हो जाए। जब वे हार मानने ही वाले थे, तो उनसे कहा गया कि वे खेल ना छोड़े। इस समय कुछ अज्ञात लोग सामने आते और इन दल बदलुओं को मार डालते। अचानक 100 जानवरों के शहर में सभी खेल सदस्य, जो पहले से ही एक कठिन कार्य में शामिल थे, घबरा गए क्योंकि वे जानते थे कि सजा कितनी गंभीर थी। कई खेल सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से कुछ दल बदलुओं को मार डाला था। यही वह क्षण था जब भोर हुई, जिसने खेल के भयभीत सदस्यों को निराशा से बचाया। यह खेल 40 दिनों तक चलेगा। 40 दिनों के बाद यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो बचेंगे उन्हें स्थानीय शरीर शोधन तकनीकों का एक गुप्त मैनुअल प्राप्त होगा। इस इनाम ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत गेम सदस्यों को पागल कर दिया, लेकिन जिस बात ने उन्हें और भी पागल बना दिया वह यह था कि उन्हें पता था कि खेल का अंत कहाँ है। जब तक वे दृढ़ रहेंगे, वे अंत तक जीवित रह सकेंगे। जब खेल 35वें दिन तक पहुंच गया, तो केवल अंतिम 5 दिनों में, जब खेल के बड़ी संख्या में सदस्य बहुत खुश थे, उन्हें कुछ बहुत ही विशेष खोजें प्राप्त होने लगीं। सबसे पहले लगभग 20% खोज खिलाड़ियों को ओवरलैपिंग खोजें प्राप्त हुईं, फिर 30% को ओवरलैपिंग खोजें प्राप्त हुईं, और फिर 40% या यहां तक कि 50% को भी ओवरलैपिंग खोजें प्राप्त हुईं। ये सभी अतिव्यापी खोजें एक ही व्यक्ति की ओर इशारा करती थीं, काले कपड़े वाला आदमी। तब से जिस किसी को भी ओवरलैपिंग मिशन मिलता, उनके हाथों में मौजूद चील की आंखें तेज आवृत्ति पर बजने लगतीं। लगभग हर बार वे काले कपड़े पहने आदमी को बता देते कि वह इस समय कहाँ है। मेंग युआन एक दूसरे स्तर का ओरिजिनल रिटर्निंग मार्शल कलाकार था और उसका मानना था कि उसकी ताकत असाधारण थी, इसलिए वह अंत तक निश्चित रूप से जीवित रह सकता था। इस दिन उन्हें काले कपड़े वाले व्यक्ति से एक और मिशन मिला। मिशन की सामग्री: काले कपड़े वाले व्यक्ति की निगरानी करना और भागने की कोशिश करने वाले मिशन खिलाड़ी को मारना। मेंग युआन छिपकर हमला करने और हत्या करने में माहिर था। उसने ईगल आई से खेलते हुए व्यंग्य किया, वह काले कपड़े वाला आदमी मेरे बहुत करीब है। उसके पास वाकई एक अनोखी खूबी है। मिशन के निर्देशानुसार मेंग युआन साउथ सिटी पहुंचा। वह मिशन के गंतव्य पर पहुंचा, एक इमारत ढूंढी, उसमें छिप गया और खिड़की से सड़क पर झांकने लगा। आज सड़क पर बहुत ज्यादा सन्नाटा था। सड़क पर काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था। सड़क के दूसरी तरफ पीले कपड़े पहने एक आदमी खून से लथपथ बैठा था। यह वही है। मेंग युआन ने चुपचाप सिर हिलाया और आखिरकार पहली बार रहस्यमय काले कपड़े वाले आदमी को देखा। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा कितना शक्तिशाली है। उसने वास्तव में गेम खेलने वाले लगभग 50% खिलाड़ियों को सतर्क कर दिया है। हर कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मेंग युआन बहुत उत्सुक था और देखता रहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? सड़क पर
काले कपड़े वाला आदमी अपना सिर नीचे करके पीले कपड़े वाले आदमी से बात कर रहा था। पीले वस्त्र पहने आदमी ने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया और निराशा से मुस्कुराया, मुझे उम्मीद नहीं थी। खांसते हुए, तुम वास्तव में मुझे हरा सकते हो। मुझे मार डालो। काले कपड़े वाले आदमी ने गहरी आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था, जिस क्षण आपने अपनी कृपाण खींची, यह मामला खत्म नहीं होगा। क्या तुम सब मौत की भीख मांग रहे हो? मैं तुम लोगों को वह नहीं मिलने दूंगा जो तुम चाहते हो। यह कहकर काले कपड़े वाला वह आदमी बिना रोक टोक के चला गया और धीरे धीरे रात में उसका रूप लुप्त हो गया। मेंग युआन ने चुपचाप सिर हिलाया। काले कपड़े वाला आदमी पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद वह खिड़की से सड़क पर कूद गया और पीले कपड़े वाले आदमी के पास उतरा। माफ करना, दोस्त, मेंग युआन ने एक बर्फीला खंजर निकाला और पीले वस्त्र वाले आदमी से कहा, तुम्हें पता है, मैं इस मिशन के लिए तुम्हें मारने से खुद को नहीं रोक सकता। पीले वस्त्र पहने व्यक्ति को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह शांत भाव से वास्तविकता को स्वीकार करने लगा। चलो यह करते हैं। मेंग युआन ने सिर हिलाया और अपने हाथ में पकड़े खंजर से पीले वस्त्रधारी आदमी के दिल पर वार कर दिया। लगभग उसी समय मेंग युआन का खंजर पीले वस्त्र वाले आदमी के मांस और खून को भेदने ही वाला था कि अचानक एक बहुत बड़ी ताकत आई और उसने मेंग युआन के पैर पर जोरदार लात मारी। इस लात ने मेंग युआन को सीधे एक घुटने पर जमीन पर गिरा दिया। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। तुम नहीं गए? उसके पीछे काले कपड़े पहने वह आदमी खड़ा था जो उदासीन निगाह से उसकी ओर देख रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम पर किसी की नजर होनी चाहिए, काले कपड़े पहने आदमी ने उदासीनता से कहा। मेंग युआन को बहुत झटका लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और अपनी युआन क्यूई को खंजर के चारों ओर लपेटते हुए काले कपड़े वाले आदमी की ओर भागा। उसी समय मेंग युआन बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ा और भाग गया। हालांकि काले कपड़े पहने आदमी की ताकत थोड़ी अकल्पनीय थी। मेंग युआन ने जो खंजर फेंका था वह एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट ग्रेड मार्शल कौशल था, लाइफ सीजिंग फ्लाइंग लीफ हैंड। लेकिन इतने शक्तिशाली मार्शल कौशल को काले कपड़े वाले आदमी ने एक थप्पड़ से उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद काले कपड़े वाले आदमी ने मेंग युआन को धमकाया, अपने बाएं हाथ से उसकी ठोड़ी को सहारा दिया और अपने दाहिने हाथ से मेंग युआन के सिर को पकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ मेंग युआन का दिल धड़कना बंद हो गया और उसकी आंखें अविश्वास के भाव के साथ मौत की तरह ग्रे हो गईं। तुमने मुझे क्यों बचाया? पीले वस्त्र पहने आदमी ने कोने में झुककर एक दयनीय मुस्कान के साथ पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे सहानुभूति रखते हो। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, आपके शब्दों के लहजे से तो आपको इस मामले के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में और अधिक पता चल जाना चाहिए। आप मुझे नहीं बचा सकते, पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, आप मुझे एक बार तो बचा सकते हैं, लेकिन आप मुझे जीवन भर नहीं बचा सकते। काले कपड़े वाला आदमी नीचे बैठ गया और अपना चेहरा पीले कपड़े वाले आदमी के चेहरे के पास ले गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बचाने का कभी इरादा नहीं किया था। मुझे डर है कि तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, लेकिन मैं बस यह सोच रहा था, क्या तुम सचमुच इस तरह दूसरों के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हो? भले ही आप मर जाएं, लेकिन आपने कभी प्रतिरोध करने के बारे में नहीं सोचा? मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। शायद मैं तुम्हारा बदला ले सकूं। पीले वस्त्र वाला आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा, मुझे तुम्हारा अहंकार पसंद है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम वास्तव में उन्हें हरा सकते हो। भले ही यह घृणित हो, लेकिन यह इसके लायक है। बेटे, इधर आओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप पीले कपड़े पहने आदमी की बात सुनने लगा। इस समय सड़क के दूसरी ओर, उस इमारत के सामने वाली इमारत में जहां मेंग युआन छिपा हुआ था, खिड़की के बगल में खड़ा एक आदमी काले कपड़े वाले आदमी और पीले कपड़े वाले आदमी को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए देख रहा था। वह पलटा और धीरे से नीचे बैठ गया, अपने हाथ में ईगल आई खोलकर। दो खिलाड़ी असफल हो गए हैं। एक मर गया, दूसरा विश्वासघात कर गया। नए मिशन निर्देशों का अनुरोध करें। जैसे ही वह बोल रहा था,
वह आदमी पलटा और सड़कों में हो रहे बदलावों को देखने लगा। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो उसे खिड़की पर बैठा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति उदासीन भाव से उसे देख रहा था। आदमी का पूरा शरीर कांप उठा। खिड़की पर बैठा हुआ आदमी काले कपड़े वाला था। इस समय काले कपड़े वाले आदमी ने उदासीनता से कहा, आपको अगले मिशन निर्देश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने बात की, युआन क्यू काले कपड़े पहने आदमी के हाथ में चमक उठी। आदमी ने महसूस किया कि उसकी नजर अचानक उलट गई और उसका सिर जमीन पर लुढ़क गया। काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से खिड़की से नीचे छलांग लगाई और उस आदमी के हाथ से चील की आंख ले ली। बात करने का समय आ गया है, उसने कहा। अध्याय 170 खतरे का खेल 3। 100 जानवरों के शहर में कहीं। यहां का नजारा बहुत अच्छा था। रात में 100 जानवरों के शहर की समृद्धि देखी जा सकती थी। हालांकि कमरे में कोई चंद्रमणि नहीं थी और वे धुंधले अंधेरे में फंसे हुए थे। एक अजीब मुस्कान वाला मुखौटा पहने एक आदमी कुर्सी पर झुका हुआ था और अपने हाथों में चील की आंखों के साथ दिलचस्पी से खेल रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3 सेकंड पहले ईगल की आंखों के भीतर से एक आवाज आई थी जो मिशन का हिस्सा नहीं थी। बातचीत का समय आ गया है। नकाबपोश आदमी के बगल में 4 गंभीर लेकिन मजबूत रक्षक खड़े थे। इन चारों रक्षकों की हंसने की हिम्मत नहीं थी। उनके चेहरों पर हत्या के इरादे से वे बता सकते थे कि वे 4 मार्शल आर्ट के अनुभवी थे जिन्होंने कई जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां झेली थी। ये चारों पहरेदार बहुत ही निपुण थे। जब नकाबपोश आदमी उनका अभिवादन नहीं करता था तो वे 4 मूर्तियों की तरह निश्चल हो जाते थे। वे सांसों की आवाज भी नहीं सुन सकते थे। नकाबपोश आदमी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ईगल की आंखों में जब से काले कपड़े वाले आदमी ने अपना पहला वाक्य कहा था तब से कोई आवाज नहीं थी। लेकिन वे सभी अपने दिल में जानते थे कि वे सभी यहां थे। यह एक खामोश खेल की तरह था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि किसका धैर्य बेहतर है और कौन अंत तक टिक सकता है। पूरे 5 मिनट के बाद नकाबपोश आदमी आखिरकार हंसा। उसने अपनी ईगल आई नकाबपोश आदमी के मुंह के पास रखी और फुसफुसाया, मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे तरोताजा महसूस कराया। आप मूल रूप से हमारे लिए एक छोटे मिशन का लक्ष्य थे। ईमानदारी से कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर पाएंगे। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं, इसलिए अब मैं औपचारिक रूप से आपको निमंत्रण देता हूं। क्या आप हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? शिकार से शिकारी तक। 5 मिनट की चुप्पी के बाद काले कपड़े पहने आदमी ने आखिरकार कहा, मेरी ओर देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इनकार करता हूं। हाँ, नकाबपोश आदमी आलसी ढंग से अपनी सीट के पीछे झुक गया और बोला, आपके व्यक्तित्व के विश्लेषण के आधार पर मुझे उम्मीद थी कि आप इसी तरह जवाब देंगे। चूंकि आपने मुझसे लड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो मैं आपको बता दूं। तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं और न ही तुम्हें पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। बाज की आंखों से आवाज आई, यह वाक्य तुम्हें यह भी बताता है कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं और न ही यह जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। इस बिंदु पर काले कपड़े पहने आदमी ने दोनों बाज जैसी आंखों के बीच का संपर्क एक तरफा रूप से काट दिया। दिलचस्प, नकाबपोश आदमी ने अपने पैर क्रॉस करके कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार 100 बीस्ट सिटी आऊंगा। मैं वास्तव में ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से मिला। इस समय एक पहरेदार को बहुत आश्चर्य हुआ। नकाबपोश आदमी से कोई सम्मान प्राप्त किए बिना वह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, यंग लॉर्ड, अभी अभी ईगल की आंखों में हवा चल रही थी। हवा? नकाबपोश आदमी हैरान रह गया। अगले ही क्षण उसके सामने मेज पर रखी चील जैसी आंखों की पंक्तियों में से एक ने तीखी डिंग ध्वनि निकाली। उसके बाद ईगल आई ने संदेश भेजा, हम लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए हैं। पीले वस्त्र वाला खिलाड़ी मर गया और काले वस्त्र वाला व्यक्ति गायब हो गया। कृपया हमें अगले कदम के लिए निर्देश दें। तुम कब गायब हो गए? नकाबपोश आदमी की आवाज सीधे खिलाड़ी के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन शब्दों में बदल गई। इसके तुरंत बाद ईगल की आंखों से खिलाड़ी की आवाज फिर से सुनाई दी, मुझे यकीन नहीं है।
नकाबपोश आदमी अपनी बाज जैसी आंखों से खेलता हुआ सोच विचार कर बोला, हवा की आवाज। गायब हो गई हवा की आवाज। अचानक नकाबपोश आदमी चिल्लाया, अच्छा नहीं। पीले वस्त्र वाला आदमी जानता है कि काले वस्त्र वाले आदमी की स्टोरेज रिंग कहाँ है। उसने मेज पर पड़ी एक चील जैसी आंख को पकड़ा और जल्दी से उससे कहा, काले कपड़े वाला आदमी तुम्हारी ओर आ रहा है। लानत है, नकाबपोश आदमी ने मेज पर मुक्का मारा और ठंडे स्वर में कहा, उस काले कपड़े वाले आदमी ने अभी जानबूझकर अपनी बात कहने की गति धीमी कर दी थी। वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। साउथ सिटी के 120 सिटी में एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में कई कारीगर हथियार तोड़ रहे थे और उन्हें गढ़ रहे थे। उन्होंने हथियारों की मजबूती बढ़ाने के लिए ठंडे पानी में उच्च कोटि के राक्षसी जानवरों का खून मिलाया। कुछ हथियार ऐसे भी थे जो राक्षसी जानवरों के तीखे पंजों और दांतों से बनाए गए थे। ये हथियार आम हथियारों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन इन्हें बनाना मुश्किल था। यह काले कपड़े वाला आदमी, यह तो बस मेरे साथ चाले चल रहा है, तानाशाह टाइगर ने उन हथियारों के ढेर पर घृणा से कहा जो जाली नहीं बन पाए थे और एक छोटे से पहाड़ पर जमा हो गए थे। उसके बगल में 6 मार्शल आर्टिस्ट और एक तानाशाह टाइगर था, कुल मिलाकर 7 लोग। उनमें से प्रत्येक दूसरे स्तर का मूल क्षेत्र विशेषज्ञ था, जबकि तानाशाह टाइगर एक दुर्लभ तीसरे स्तर का मूल क्षेत्र विशेषज्ञ था। मुझे ऐसा लगता है, एक महिला मार्शल कलाकार आईने में देख रही थी और खुद को सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार कर रही थी। वह काले कपड़े वाला आदमी केवल एक साधारण गुयुआन प्रथम स्तर का मार्शल कलाकार है, इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे लगता है कि वे बहुत लापरवाह थे। इन बेकार लोगों ने काले कपड़े वाले आदमी को कम आंका और इसीलिए काले कपड़े वाला आदमी कई बार सफल हुआ। एक दबी हुई आवाज एक मजबूत आदमी के मुंह से निकली जो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उस आदमी की ऊंचाई पहले ही आश्चर्यजनक रूप से 2.5 मीटर तक पहुंच चुकी थी और वह लगातार अपने हाथ में 3 मीटर ऊंची कुल्हाड़ी लेकर उसे उछाल रहा था और खेल रहा था। कुल्हाड़ी का वजन इतना भयानक था कि जब भी वह ऊपर की ओर उछाली जाती और उस ताकतवर आदमी के हाथ में आती तो जमीन भी जोर से हिलती। दुर्भाग्य से मुझे अभी तक उससे लड़ने का मौका नहीं मिला है। दूसरी तरफ अपनी बाहों में एक लंबी तलवार लिए एक दुबला-पतला आदमी चिल्लाया, मेरी गति, तानाशाह टाइगर दायरे और थंडर ड्रैगन की ताकत पर भरोसा करते हुए इसे सुरक्षित रखें और उस काले कपड़े वाले बच्चे को आने जाने दें। मैं कहता हूं, सीनियर ली, तानाशाह टाइगर ने अपना सिर दूर की ओर घुमाया और धूर्तता से कहा, काले कपड़े वाले आदमी को अपनी भंडारण अंगूठी खोलने में कितना समय लगेगा? दूर से एक बूढ़ी आवाज आई, मुझे 2 दिन और दीजिए। बोरिंग। तानाशाह टाइगर ने आलस से फुसफुसाते हुए कहा, हम काले कपड़े वाले आदमी से लड़ने के मिशन पर क्यों नहीं जा सकते? हमारे पास वास्तव में करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए इसका उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक इसी समय टायरेंट के शरीर के पास चील की आंखों से एक तीखी डिंग ध्वनि निकली, जिसके बाद शब्दों की एक पंक्ति निकली, काले कपड़े वाला आदमी आपकी ओर आ रहा है। मिशन निर्देश, तुरंत स्थान बदलें। काले कपड़े वाले आदमी को स्टोरेज रिंग न मिलने दें। तुम हमें लड़ने क्यों नहीं देते? विशालकाय वज्र ड्रैगन उछल पड़ा और घंटी की तरह दहाड़ने लगा। मैं उस काले कपड़े वाले बदमाश को व्यक्तिगत रूप से मारना चाहता हूं। थंडर ड्रैगन, तानाशाह टाइगर ने डांटा, तुम्हें पता है कि विद्रोह मिशन का क्या होता है? हम नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? तानाशाह टाइगर के शब्दों को बीच में रोककर एक धीमी सी आवाज आई, और वह आवाज वास्तव में उन 7 के पीछे से आई थी। वे 7 एक साथ घूमे। काले लबादे में एक आदमी चुपचाप उनकी ओर देख रहा था। हिस। इतनी जल्दी? तानाशाह टाइगर चौंक कर उछल पड़ा और चिल्लाया, लड़ो। अच्छा नहीं। स्टोरेज रिंग चोरी हो गई है। दूर से आती हुई बूढ़ी आवाज अचानक चिंतित हो गई। क्या? वे 7 एक साथ अचंभित रह गए। फिर से देखते हुए काले कपड़े पहने आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने स्पष्ट रूप से अपने हाथ में अपनी स्टोरेज रिंग पकड़ी हुई थी। उस क्षण काले कपड़े पहने उस आदमी की कलाई जो भंडारण की अंगूठी पकड़े हुए था, कांप उठी और एक 3 मीटर ऊंची कृपाण आसमान में उड़ गई। मेरा हथियार अंततः वापस आ गया है।